चलिए फिर मैं प्रॉब्लम के सेशन को और आगे बढ़ाता हूँ, राइट। आप देख पा रहे होंगे कि मैं प्रॉब्लम्स की लेवल को है ना धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा हूँ, राइट। तो और भी मैं अच्छे वैरायटी के और प्रॉब्लम्स कराता हूँ, सो दैट कंसेप्चुअली आपको जो कमांड है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाए। तो देखिए जरा, ये जो क्वेश्चंस मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फेवरेट काइंड ऑफ क्वेश्चंस है ये, राइट। तो बड़ा केयरफुली समझिएगा और सुनिएगा, क्लियर है। और इस क्वेश्चंस में जो कंसेप्ट की बात होगी वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपके और भी अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर है। तो एंड तक बने रहिएगा, राइट, मजा आएगा आपको। और भी नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट आप बिल्डअप करते जाएंगे, राइट, अप्रोचेस आप बिल्डअप करते जाएंगे, क्लियर है। जब अच्छे वैरायटी जब क्वेश्चंस करने जाते हैं तो अप्रोच की बात होती है, राइट, कि आपको कितना जल्दी अप्रोच आता है, राइट, क्वेश्चंस को स्टार्ट करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, राइट, उसके लिए अप्रोच की जो बात होती है वो कितना जल्दी आप ला पाते हैं, राइट। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की नीड होती है। तो मैं ट्राई कर रहा हूं कि है ना हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। हॉरिजॉन्टल बार 1 मीटर लॉन्ग, क्लियर है, एंड ऑफ निग्लिजिबल वेट, राइट, दैट रेस्ट ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन्स, क्लियर बात है, एज शोन इन फिगर। ओके, एक हॉरिजॉन्टल बार है भैया, राइट, जिसका लेंथ क्या है 1 मीटर है। तो आप देख पाएंगे दिस ए बी इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल बार, जिसका जो लेंथ है वो कितना है 1 मीटर है, राइट। और इस बार का जो वेट है ना, राइट, उसको आपको नेग्लेक्ट करना है, इस तरह से इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, राइट। और ये जो बार है वो कैसा है पता है आपके पास, रेस्ट है। कैसा है बताइए, तो रेस्ट है, समझ रहे हैं बात को। और रेस्ट है तो भैया तो स्टैटिक का प्रॉब्लम इतना तो क्लियर हो रहा है, बिल्कुल सही बात। और ये किस में रेस्ट है, तो इंक्लाइंड प्लेन है भैया, ये रहा आपके पास इंक्लाइंड प्लेन, ये रहा आपके पास इंक्लाइंड प्लेन, समझ रहे हैं क्या बात को, राइट। ये 30 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन है विथ हॉरिजॉन्टल, ये 60 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन है विथ अगेन हॉरिजॉन्टल, राइट। और भी आगे रीड करते हैं, इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 15 डिग्री, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, राइट, रिजल्टेंट रिएक्शन नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है भैया उसको हम लोग बोलते हैं व्हाट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंड दैट इज डिनोटेड बाय phi, एंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल ऑफ फ्रिक्शन, राइट, इज गिवन एज 15 डिग्री। क्लियर है क्या पॉइंट बताइए, तो बिल्कुल क्लियर। नाउ डिटरमाइन, आपको फाइंड आउट करना है भैया मिनिमम वैल्यू ऑफ x एट विच द लोड Q दैट इज इक्वल टू 200 न्यूटन may be applied, right, before sleeping impants। तो impants का मीनिंग मैं आपको समझाया हुआ था, आरी बात समझ में। यहाँ स्लीप की बात हुई है, और impants की बात हुई, तो जस्ट स्टार्ट टू स्लीप मतलब लिमिटिंग कंडीशन, क्लियर है बात। impants का मतलब तो वही बताया था कि मैं आपको, impending मोशन, लिमिटिंग कंडीशन, ठीक है। तो ये जो 200 न्यूटन का लोड अप्लाई करके रख रहे हैं हम लोग क्या इस बार ए बी में, राइट, वो इस एंड बी से देखोगे आप x डिस्टेंस पे, तो x की वैल्यू कितना होना चाहिए, x की वैल्यू मिनिमम कितना होना चाहिए, आई से मिनिमम, राइट। क्वेश्चन में भी बात हुई है कितना होना चाहिए x की वैल्यू, राइट, जहां पे ये क्यों लोड दैट इज 200 लोड अप्लाई करे, सो दैट ये जो बार है भैया, ये जो बार है, समझ रहे हैं क्या बात को, ये जस्ट स्टार्ट टू स्लीप की कंडीशन में आ जाए, क्लियर है क्या बात। और जस्ट स्टार्ट टू स्लीप की कंडीशन भी बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, रेस्ट ही होगा, ये कैसा होगा, रेस्ट होगा, स्लीप स्टार्ट होने की कंडीशन में, लेकिन स्लीप नहीं हुआ है। दिस इज द मीनिंग ऑफ जस्ट स्टार्ट टू स्लीप। आ रही बात समझ में, क्लियर है। नाउ अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपके पास है ना अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं, तो मैं 2 अप्रोच से सॉल्व करके दिखाऊंगा, 2 अप्रोच, क्लियर है। तो उससे आप और क्लियर रहेंगे कि आपके जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है ना इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जब बेस्ड क्वेश्चन आएगा, राइट, तो कौन से अप्रोच से आपको सॉल्व करना चाहिए, इस तरह का एक आइडिया होगा। देखिएगा मैं दोनों अप्रोच से सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, क्लियर है क्या बात बताइए, तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो सिस्टम गिवन है, ये किस कंडीशन में बोलूंगा, तो आप क्या बोलोगे, लिमिटिंग कंडीशन में। तो लिमिटिंग कंडीशन में आपको इतना बात तो क्लियर है भैया, क्या 10 phi, आ रही बात समझ में, 10 phi इक्वल्स टू व्हाट, म्यू,
ऐसा होता क्या बताइए तो? स्टैटिक की कंडीशन में ऐसे तो हम लोग डिफाइन किए थे ना स्टैटिक फ्रिक्शन कंडीशन में, और म्यू बोल रहा हूँ बाय डिफॉल्ट समझना आपको म्यू इसकी बात कर रहा हूँ। समझ रहे हैं कि बात को? तो दिस इज नथिंग बट व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड बाय डिफॉल्ट स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है क्या बात? ओके नाउ तो फाई की वैल्यू आपको दे के रखी हुई भैया व्हाट 15 डिग्री। तो यहां से मैं म्यू की वैल्यू बता पाऊंगा क्या? तो म्यू की वैल्यू बड़ा आसानी से आप बता पाएंगे। बताइए तो क्या होगा? म्यू की वैल्यू जो है ना this tan of 15 डिग्री राइट दैट विल बी नथिंग बट 0.2679 ऐसे कुछ आ रहा है, तो मैं इसको इक्विवेलेंट मान लेता हूं 0.27। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं क्या बात को? 0.27 ओके 0.27 ये म्यू की वैल्यू हुआ। और म्यू जो होता है किसके लिए डिफाइन होता है? कॉन्टेक्ट सरफेस के लिए। कॉन्टेक्ट सरफेस, तो कॉन्टेक्ट सरफेस कभी कभी कॉन्टेक्ट पॉइंट की बात होती है, तो यहां पे एक कॉन्टेक्ट पॉइंट की बात हुई है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। समझ रहे हैं? तो इसके लिए डिफाइन होगा ये म्यू राइट। तो अलग अलग कॉन्टेक्ट पॉइंट के लिए अलग अलग यदि क्वेश्चंस में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है तो अलग अलग कंसीडर करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में तो है ना जस्ट फाई की वैल्यू दी हुई है राइट। तो इस फाई की वैल्यू से हम लिमिटिंग कंडीशन से देख पाए कि म्यू की वैल्यू 0.27 आ रहा है राइट। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हुई मच बेटर स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू राइट। तो जितने भी कॉन्टेक्ट सरफेस हैं सब के लिए यही होने वाला है, सब के लिए यही होने वाला है। अलग से तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना। समझ रहे हैं? अप्रोच को समझते जाइएगा। क्लियर बात है? ओके तो फॉर ऑल दी कॉन्टेक्ट सरफेस और यू कैन से फॉर ऑल दी कॉन्टेक्ट पॉइंट्स right the coefficient of friction will be taken as mu equal to 0.27। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए की बात करिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी की बात करिए, सभी के लिए हम लोग क्या बात करने वाले बताइए तो जरा 0.27 ही बात करने वाले हैं राइट। क्लियर है पॉइंट? ओके नाउ ओके तो सबसे पहले तो भैया फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा मैं राइट। तो यहाँ पर तो एक ही बार है, एक ही बॉडी है, तो इसी का मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा। तो पहला काम तो भैया मैं है ना नॉर्मल रिएक्शन को इसमें नॉर्मल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता हूं। तो बताइए नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस राइट। तो ये रहा वो सरफेस, ये रहा वो प्लेन जिसमें बार रखा हुआ है, ये रहा वो सरफेस, ये रहा वो प्लेन जिसमें ये बार रखा हुआ है। समझ रहे हैं क्या बात को? तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन यहां पे आएगा, दैट इज एन ए। बिल्कुल सही बात। यहां पे मैं बात करूंगा तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन आएगा, दैट इज एन पी। इतनी सी बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इस क्वेश्चन में आप ये भी देख पा रहे हैं है ना, ये 100 न्यूटन फोर्स भी यहां पे अप्लाई हुआ। क्लियर बात है? आ रही बात समझ में? तो अब फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इस फ्री बॉडी डायग्राम में रिप्रेजेंट करना करेक्ट वे में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं? तो वेरी केयरफुली राइट। तो भैया फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम जब ड्रॉ करने जाते हैं, तो हमारा फोकस पहले कहां पे होता है पता है? जो फोर्स अप्लाई होता है, जो लोड अप्लाई होता है बॉडी में, उस पर। क्लियर बात? आ रही बात समझ में? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे को ये समझ में आ रहा है, बड़ा केयरफुली सुनिएगा, समझिएगा। क्वेश्चंस को ना मैं बहुत आराम से समझाता हूं, क्वेश्चंस को, फिर उसके बाद सॉल्यूशंस की तरफ अपन प्रोसीड करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस को ही समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है भैया, क्वेश्चंस को ही समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है राइट। क्योंकि क्वेश्चन यदि आप गलत वे में समझिए तो सॉल्यूशन गलत बनाएंगे। वेरी केयरफुली ओके। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का हमने रिप्रेजेंटेशन की बात कर लिया राइट, बार की फ्री बॉडी डायग्राम में। अब फ्रिक्शन फोर्स की बात करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर बात? तो फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं भैया, तो रिलेटिव मोशन चेक करते हैं कि रिलेटिव मोशन का डायरेक्शन किस तरफ है राइट। फिर उसके उसको अपोज करने के लिए फिर फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आता है। क्लियर बात है जी? ओके। तो बताइए यहां पे है ना, मैं रिलेटिव मोशन किसकी बात करूंगा? बार की राइट। और बार ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट ए और पॉइंट बी, कॉन्टेक्ट पॉइंट, क्लियर है, इसी को बात करूंगा मैं राइट। क्योंकि कॉन्टेक्ट सरफेस में यहाँ पे किस तरह से कॉन्टेक्ट पॉइंट दिख रहा है आपको? क्लियर है बात? बार का पॉइंट ए किस में है बताइए? तो कॉन्टेक्ट में है इस प्लेन के, सिमिलरली यहाँ पे ये वाले प्लेन के ये पॉइंट बी। ठीक है जी। तो पॉइंट बी किधर जाने का ट्राई कर रहा होगा? पॉइंट ए किधर जाने का ट्राई कर रहा होगा? ये दोनों पॉइंट का मैं रिलेटिव मोशन चेक करूंगा राइट। किस कंडीशन में? लिमिटिंग कंडीशन में। जस्ट ट्राई टू स्लिप, जस्ट ट्राई टू मूव, इस तरह से एज पर द क्वेश्चन। क्लियर बात है? तो रिलेटिव मोशन में कब आता है? कब आता है?
जब फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी में, राइट। तो यहाँ पे लोड के टर्म्स में दिया हुआ है फोर्स, क्लियर बात। तो यहाँ पर ना डियर, थोड़ा टाइम के लिए मैं इस 200 न्यूटन फोर्स को मैं भूल जाता हूँ, राइट। तो कुछ स्टूडेंट है ना, कुछ स्टूडेंट ये 100 न्यूटन फोर्स के कारण रिलेटिव मोशन चेक करेगा, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन कुछ अलग दिखेगा, क्लियर बात है, ओके। कुछ स्टूडेंट यदि 200 न्यूटन, अभी जो मैं अभी कुछ टाइम के लिए भूल जाता हूँ बोल रहा था, अब इसको मान लीजिए मैं कंसिडर करता हूँ 200 न्यूटन, क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग रिलेटिव मोशन जब वो चेक करेगा, राइट, कुछ स्टूडेंट, राइट, तो इसके कारण रिलेटिव मोशन कुछ अलग डायरेक्शन में दिखेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन भी अलग दिखेगा उसको। समझ रहे हैं क्या बात को? तो सर हम कौन से कंडीशन में बात करें, कौन से फोर्स को कंसीडर करते हुए, कौन से लोड को कंसीडर करते हुए, है ना, हम रिलेटिव मोशन को देखें और फिर फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन की बात करें? कौन सा सर, कौन सा? तो देखिए जरा, आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने की बात हो रही है, इस एक्स डिस्टेंस, और ये एक्स डिस्टेंस किसका है, ये लोड 200 न्यूटन, लोड 200 न्यूटन, ठीक। जो इस पॉइंट बी से एक्स डिस्टेंस में एक्ट कर रहे हैं, उस एक्स डिस्टेंस को बताना है, राइट। जिससे कि ये जो बार है वो है ना क्या हो जाए, स्लीपिंग इम्पेंड्स, या फिर मैं कहूँ आपको लिमिटिंग कंडीशन में आ जाए, जैसे स्टार्ट टू स्लीप की कंडीशन में आ जाए। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है। तो इस 200 न्यूटन के कारण, 200 न्यूटन लोड के कारण यदि आप रिलेटिव मोशन देखना चाहेंगे, क्लियर बात है, तो जस्ट रिलेटिव मोशन की बात कर रहा हूं, तो कैसे होगा बताइए। तो ये रहा बार, यहां आप लोड अप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बार रिलेटिव मोशन में आएगा, इन प्लेन के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन में, इस तरह से। पॉइंट बी है ना, पॉइंट बी जो इस प्लेन में डाउन आने का ट्राई करेगा, इस 200 न्यूटन के कारण बात कर रहा हूं, लाइक दिस। तो ये पॉइंट बी इस प्लेन में है ना डाउन आने की ट्राई करेगा, तो ये अप जाने का ट्राई करेगा 30 डिग्री प्लेन में, ठीक। तो फ्रिक्शन फोर्स आपको पता है सरफेस, कॉन्टेक्ट सरफेस में आता है, सरफेस के टेंजेंशियली आता है, तो वो सरफेस कौन सा होगा, ये प्लेन होगा, ये प्लेन होगा। समझ रहे हैं क्या बात को? तो इस तरह से पॉइंट बी इधर आएगा इस प्लेन के अलॉन्ग, राइट, और ये प्लेन के अलॉन्ग पॉइंट इधर जाएगा, रिलेटिव मोशन का डायरेक्शन ये कुछ इस तरह से होगा पॉइंट ए का, क्लियर बात। और इसका कुछ इस तरह से होगा, ये 200 न्यूटन फोर्स के कारण, तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा भैया, राइट। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा। समझ रहे हैं क्या बात को? ये तो रहा 200 न्यूटन के कारण, राइट। तो मुझे तो इतना समझ में आ रहा है कि मैं 200 न्यूटन फोर्स के कारण ही है ना मैं देखूंगा रिलेटिव मोशन पॉइंट ए का, पॉइंट बी का, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में है ना, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में मैं फ्रिक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करूंगा। एज पर दी क्वेश्चन तो मेरे को यही समझ में आ रहा है। क्लियर है क्या पॉइंट? आ रही बात समझ में? तो कुछ स्टूडेंट इस 200 न्यूटन फोर्स को थोड़े टाइम के लिए भूल जाएंगे और इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो जस्ट ये पॉजिट हो जाएगा, राइट। ये कैसा जाएगा, रिलेटिव मोशन में पॉइंट ए और पॉइंट बी की यदि बात करोगे तो प्लेन ए वाले 30 डिग्री प्लेन में पॉइंट ए जो है ना डाउन आएगा और ये अप आएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स है ना जी, यहाँ पे बी जो है इधर अप जाएगा इस 30 डिग्री प्लेन में, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा इस तरह से। अरे बस समझ में। और ये फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे कैसा हो जाएगा बताइए, तो इस तरह से पॉइंट ए जो है डाउन आएगा, तो ये फ्रिक्शन फोर्स अप हो जाएगा। क्लियर है क्या? जस्ट अपोजिट। तो कौन सा वाला हम लोग कंसिडर करें, कौन सा वाला? समझ रहे हैं क्या बात को? तो एज पर दी क्वेश्चंस हरी बात समझ में, आपको ध्यान देना है किस पे, इस एक्स पे, और एक्स किसकी बात हो रही है, कितना डिस्टेंस पे, ध्यान से सुनना, तो क्लियर हो जाएगा आपको कि ये 200 न्यूटन फोर्स के कारण मैं रिलेटिव मोशन की बात करूंगा, फ्रिक्शन फोर्स की बात करूंगा, कि 100 न्यूटन फोर्स के कारण रिलेटिव मोशन की बात करूंगा, फ्रिक्शन की बात करूंगा। कौन से कंडीशन की मैं बात करूंगा जिसके थ्रू मैं फ्रिक्शन फोर्स रिप्रेजेंट करूंगा, ये बात अब क्लियर होगा आपको। देखिए, आपको एक्स डिस्टेंस फाइंड आउट करने की बात हो रही है भैया, राइट। और ये एक्स डिस्टेंस, ऐसा डिस्टेंस बताओ कि ये जो बार है ये स्लीपिंग इम्पेंड्स कंडीशन में आ जाए, मतलब जस्ट स्टार्ट टू स्लीप की कंडीशन में आ जाए। आ रही बात समझ में? वो डिस्टेंस आपको बताना है, दैट इज द एक्स।
क्लियर। और इस x डिस्टेंस पे 200 न्यूटन लोड अप्लाई हो रहा है। तो इस 200 न्यूटन के कारण, राइट, 200 न्यूटन के कारण लोड बोलिए या फिर फोर्स बोलिए, ये पॉइंट बी जो है 60 डिग्री प्लेन में डाउन आने का ट्राई है ना, डाउन आने का ट्राई करेगा। पॉइंट ए जो है 30 डिग्री प्लेन में अप जाने का ट्राई करेगा। क्लियर बात है। तो एज पर दी क्वेश्चन आ रही बात समझ में, मैं फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इस तरह से लेने वाला हूं। समझ रहे हैं, मतलब मेरा फोकस किस में होगा, ये 200 न्यूटन में होगा। समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है। ओके, तो चलिए फिर अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन में 200 न्यूटन के कारण क्यों बात कर रहा हूं। ठीक, आ रही बात समझ में। अब अप्रोच की बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट अप्रोच की मैं बात करूंगा, तो इसके पहले तो ठीक है मैं दिखा देता हूं पहले फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे, राइट। ये हो जाएगा आपके पास फ्रिक्शन फोर्स, क्या होगा बताइए। फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग कंडीशन में म्यू एन की बात करते हैं तो म्यू एन बी, क्लियर है। और है ना जी, ये वाला बात कर रहा हूं ना मैं, ये वाला, ठीक है। और इसका क्या होगा बताइए तो जरा, है ना। इस 200 न्यूटन को अपन देखेंगे तो क्लियर है। अब जा रहा था ना पॉइंट ए जो है, तो डाउनवर्ड फ्रिक्शन, बिल्कुल सही बात। ये रहा आपके पास फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड। आ रही बात समझ में, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो ये रहा आपके पास म्यू एन ए। तो म्यू की वैल्यू है ना, जैसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट करके रखा हूँ, ये देखिए यहाँ पे, क्लियर है। ओके, तो फॉर ऑल कॉन्टेक्ट सरफेस सेम होगा, इसलिए यहाँ पे जस्ट म्यू की बात किया, राइट। यदि क्वेश्चन में अलग अलग गिवन रहता है ना जी, अलग अलग गिवन रहता कॉन्टेक्ट सरफेस के लिए या फिर कॉन्टेक्ट पॉइंट के लिए, म्यू ए और म्यू बी, तो मैं अलग अलग बात करता। ठीक, आ रही बात समझ में, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो मैं इस म्यू को डायरेक्ट बोल दूं क्या बताइए, तो क्या बोलूं, 0.27 है, 0.27। ठीक, यहां पर मैं बोल देता हूं 0.27। ओके, दिस इज 0.27, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ओके ना, तो पहला अप्रोच यही वाला होगा मेरा। मैं अप्रोच 1 की बात कर रहा हूं, ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच 1, ठीक है, बात क्लियर। और अप्रोच 2 में मैं क्या बात करूंगा, वेट करिए। अप्रोच 2 में मैं क्या बात करूंगा, वेट करिए, सेम आंसर आएगा और है ना, और अच्छा एक कॉन्सेप्ट बिल्टअप होगा आपके पास। ठीक, तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस फिर की बात करेंगे हम लोग, रेस्ट कंडीशन में बात हो रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है। तो ओके, तो यहां पर मैं बात करता हूं भैया क्या, समेशन fx इक्वल टू 0, समेशन fx इक्वल टू 0, राइट। इस बार को मैं इक्विलिब्रियम में कंसीडर करूंगा और नेट फोर्स इन x डायरेक्शन की बात करूंगा इक्वल टू 0, राइट। नेट फोर्स इन y डायरेक्शन की बात करूंगा इक्वल टू 0। इस तरह से तो जो भी अननोन है मेरे को फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक, और जरूरत पड़े तो हम लोग नेट मूवमेंट की भी बात करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0 की भी बात करने वाला हूँ, क्लियर है जी, आ रही बात समझ में। तो ये रहा फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक, ओके फाइन। तो मैं क्या करूंगा बताया आपके पास, इसमें ये रहा आपके पास x एक्सिस, ये रहा आपके पास y एक्सिस। इसमें मैं सभी फोर्सेस को क्या कर दूंगा, रिजॉल्व कर दूंगा। क्या कर दूंगा बताइए, रिजॉल्व कर दूंगा। तो आपको रिजॉल्व करना तो बड़ा अच्छे से आता है, इतना उम्मीद करता हूं। तो आइए जरा, ये रहा आपके पास NB ना, ठीक है। ओके, जब भी कोई दो लाइन के बीच एंगल थीटा बने तो उसके परपेंडिकुलर लाइन के बीच भी एंगल कैसा बनता है, थीटा बनता है। ठीक, ये रहा आपके पास हॉरिजॉन्टल, तो ये रहा वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर वर्टिकल। ये रहा इंक्लाइन प्लेन या फिर इंक्लाइन लाइन बोलिए, इसका परपेंडिकुलर है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन। क्लियर बात है, अरे बस समझ में। तो इन दोनों का परपेंडिकुलर ये वाला लाइन हुआ तो यहां भी क्या बनेगा, 60 डिग्री, बिल्कुल सही बात। तो NB का कितना कंपोनेंट होगा बोलूंगा तो आपका जवाब होना चाहिए सर दो कंपोनेंट लाइक दिस, इस तरह से। एक तो हो जाएगा सर, एक तो हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ओके फाइन, यहां पे आइए 0.27 NB दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स, राइट। तो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बना रहा है, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इस इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग ही तो है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बना रहा है ये प्लेन जो है। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन, इस फ्रिक्शन फोर्स लाइन ऑफ एक्शन भी यहाँ पे यदि मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूंगा तो ये भी तो 60 डिग्री बनाएगा ना, ये भी तो क्या बनाएगा, 60 डिग्री। बिल्कुल क्लियर बात।
ओके, ये क्या था भैया, पॉइंट बी था। ठीक, तो यहां पर मैं बिल्कुल बात कर पाऊंगा कि इसका भी क्या होगा, दो कंपोनेंट होगा, लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। बिल्कुल सही बात। अब इधर आ जाइए, ये इसका भी दो कंपोनेंट होगा, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, राइट। तो यदि मैं एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पे ड्रॉ करूं इस तरह से, राइट, तो ये रहा लाइन ऑफ एक्शन या फिर 30 डिग्री प्लेन, जो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो इस प्लेन के अलॉन्ग ही लाइन ऑफ एक्शन देखोगे फ्रिक्शन फोर्स का, क्लियर है, 0.27 Na, यही है। तो यहाँ पे भी 30 डिग्री, तो यहाँ पर भी 30 डिग्री। कैसा हुआ ये, जेड कॉन्सेप्ट जी, जेड कॉन्सेप्ट जी, क्लियर है, ये ऐसा जेड कॉन्सेप्ट बताया था, यदि आपको याद होगा तो। ये देखो, इफ दिस एंगल इज थीटा सो दिस एंगल इज आल्सो थीटा, ये हॉरिजॉन्टल हुआ करता था इस तरह। समझ रहे हैं क्या बात को, दिस इज द हॉरिजॉन्टल, दिस इज द हॉरिजॉन्टल, राइट, दिस इज इंक्लाइंड लाइन, दिस एंगल इज 30 तो दिस एंगल इज 30। आ रही बात समझ में, बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे यदि मैं बात करूं कि इन दोनों लाइन के बीच का एंगल 30 है, क्लियर है, ओके, तो इसका परपेंडिकुलर यदि मैं बात करूं तो बताइए जरा, ये वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर वर्टिकल, राइट, या फिर एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर वाई एक्सिस बोलिए, ठीक, आ रही बात समझ में। और ये रहा आपके पास 30 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन, राइट, तो इसी के परपेंडिकुलर आप देखोगे तो NA का लाइन ऑफ एक्शन, ये क्या बताइए, NA, इधर रख देता हूं मैं, ये रहा है आपके पास NA, ठीक, आ रही बात समझ में। अब इधर क्या था बताइए, तो प्रॉपर हर एक चीज को मैं, है ना, ट्राई करता हूं कि क्लियर दिखना चाहिए, ओके, बिल्कुल। तो इन दोनों का परपेंडिकुलर देखोगे तो इसका परपेंडिकुलर ये NA का लाइन ऑफ एक्शन, ये हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर ये y एक्सिस, ठीक, तो यहाँ भी क्या बनने वाला है, 30 डिग्री। सो आई कैन से कि इस NA का भी दो कंपोनेंट होगा भैया, कितना कंपोनेंट होगा बताइए, दो कंपोनेंट, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यस। तो सर अब हम लोग ना बड़ा आसानी से अब बात कर सकते हैं नेट फोर्स इन x डायरेक्शन इक्वल टू 0 में, राइट। तो बताइए इस बार में नेट फोर्स देखना है x डायरेक्शन में, तो पहले तो देखिए जरा, ये रहा आपके पास NA का साइन कंपोनेंट आएगा पॉजिटिव x डायरेक्शन में, ये देखो ना, NA बताइए तो साइन 30 डिग्री, बिल्कुल क्लियर, ओके फाइन। नाउ इसकी बात कर लिए, इसकी बात करते हैं तो ये कॉस कंपोनेंट आएगा क्या बताइए, प्लस में आएगा, ये भी 0.27 NA कॉस 30 डिग्री, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, ओके फाइन। नाउ और यहां पे इसका है ना एक्स कंपोनेंट, यहां पे एक्स कंपोनेंट, इधर आइए फिर, NB का निगेटिव एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा साइन कंपोनेंट, क्लियर है क्या पॉइंट, दिस इज माइनस NB साइन 60 डिग्री, क्लियर है क्या पॉइंट जी, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है, ओके फाइन। अब बात कीजिए तो ये रहा आपके पास ये 0.27 NB का कॉस कंपोनेंट प्लस में आएगा पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग, तो 0.27 NB का कॉस कंपोनेंट दैट इज कॉस 60 डिग्री, क्लियर है। कितना कंपोनेंट होना चाहिए था, तो एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 और ये 3 और ये 4, हॉरिजॉन्टल में तो 4 होना चाहिए, 1 2 3 4, यस, और नहीं है सर, इतना ही बस है, बिल्कुल क्लियर। नाउ तो यहां पे ना मेरे को समझ में आ रहा है मैं कुछ रिलेशन बना पाऊंगा क्या इस इक्वेशन में, वैसे तो NA NB दो अननोन है इस इक्वेशन में, है ना, तो सॉल्व तो हो नहीं पाएगा, लेकिन कुछ मैं रिलेशन यहाँ पे दिखा पाऊंगा, मतलब एक अननोन को दूसरे अननोन के टर्म्स में। देखिए तो ये हो जाएगा NA, ये रहा आपके पास साइन 30, NA को कॉमन ले रहा हूं, प्लस 0.27, क्लियर, और बताइए जरा यहाँ पे कॉस 30 डिग्री, बिल्कुल क्लियर बात, ओके, NA कॉमन निकल गया, बिल्कुल सही बात है सर। नाउ अब इस NB वाले को इस साइड ले लेता हूं मैं, राइट, तो ये वाला प्लस में हो जाएगा, राइट, NB को फिर से मैं कॉमन लूंगा इन दोनों टर्म से, तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन 60 रहेगा यहाँ पे, क्लियर है, और ये माइनस हो जाएगा, माइनस 0.27, ये क्या हो जाएगा बताइए, कॉस 60 डिग्री, यस, बिल्कुल सही तो बोल रहे हैं सर आप, ओके। ना तो यहां पर ओके मैं बात कर सकता हूं, इधर आइए तो ये कंटिन्यू करता हूं, तो ये NA, राइट, उसके बाद यहां पे क्या वैल्यू आ रहा है इसको बात करते हैं, इक्वल टू NB, यहां पे क्या वैल्यू आ रहा है इसको बात करते हैं, क्लियर है जी, ओके
तो चलिए मैं कैलकुलेट करता हूँ बड़ा केयरफुली। साइन 30 प्लस 0.27 कॉस 30, कॉस 30। ओके, तो ये रहा आपके पास 0.733 इस तरह से वैल्यू आ रहा है। तो मैं दो डिजिट को कंसिडर कर रहा हूँ भैया, 0.73 इस तरह से वैल्यू है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे बात करेंगे तो साइन 60, कैलकुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, राइट। तो केयरफुली आप मेरे साथ सॉल्व करते जाइएगा, राइट। कॉस 60 डिग्री, राइट, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। साइन 60 माइनस 0.27 कॉस 60 डिग्री। ओके, तो ये रहा आपके पास अगेन 0.731025 ऐसे आ रहा है इसका भी, ठीक। तो मैं दो डिजिट को इसे कंसिडर कर लेता हूँ। आ रही बात समझ में? तो ये रहा है ना इस इक्वेशन का और भी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म, जिसमें आप देख पाएंगे 0.73 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। आगे और भी आप बात करेंगे तो 0.73 के बाद और भी डिजिट है तो नीड नहीं है उसका, ठीक है। फॉर द सिंप्लीफिकेशन मैं ऐसा बात कर सकता हूँ बिल्कुल। तो आप देख पाएंगे कि एन ए है ना, एन ए इक्वल टू एन बी, एन ए इक्वल टू एन बी, बिल्कुल ये चीज आप देख पाएंगे। कितना है इसकी वैल्यू अभी तो पता नहीं है, लेकिन इतना समझ में आ गया कि दोनों नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है ना सेम है, इक्वल है, राइट। यदि आप और भी इस 0.73 की बात और डिजिट की बात करते हो, राइट, क्लियर है, तो भी मैं बोल पाऊंगा अप्रॉक्स, तो ऐसा बोल पाऊंगा एन ए इक्विवेलेंट टू, ऐसा मैं बोल पाऊंगा एन बी, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट इक्वल, राइट, सिंस ऐसा मैं बोल दे रहा हूं फॉर मोर क्लियर, राइट। तो मैं फॉर द सिंप्लीफिकेशन, राइट, इक्वल ऐसा मैं बोल सकता हूं। क्लियर है इस बात? इतना तो क्लियर होना चाहिए, है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ओके ना, अब इसी में बात करता हूं क्या, नेक्स्ट मैं बात करता हूं भैया सेकेंड समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू 0। तो चलिए तो जरा वाई डायरेक्शन में ये रहा आपके पास एन ए का कॉस कंपोनेंट, राइट, ये रहा आपके पास एन ए का कॉस कंपोनेंट दैट इज 30 डिग्री। ओके, बिल्कुल सही बात। इसका कॉस का इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा बताइए, हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है 30 डिग्री। तो अच्छा, यहां पे भी इसका दो कंपोनेंट बनेगा ना, ये रहा आपके पास निगेटिव वाई डायरेक्शन, ये रहा आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक, क्लियर है। तो मेरे को वाई डायरेक्शन में चाहिए भैया, मेरे को वाई डायरेक्शन में चाहिए, राइट, एक्स डायरेक्शन, तो इधर बात किया था मैं। ओके, बिल्कुल करेक्ट बात। तो 0.27 एन ए साइन 30 डिग्री, अरे बात समझ में, वाई कंपोनेंट साइन होगा ना, बिल्कुल। तो ये रहा आपके पास निगेटिव वाई डायरेक्शन 0.27 एन ए साइन 30 डिग्री, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ओके, यहां पे आइए फिर एन बी का कॉस कंपोनेंट 60 प्लस में आएगा एन बी कॉस कंपोनेंट्स दैट इज कॉस 60 डिग्री। ओके, देन 0.27 एन बी का साइन कंपोनेंट पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, क्लियर। ये रहा आपके पास प्लस 0.27 एन बी का साइन कंपोनेंट दैट इज साइन 60 डिग्री। ओके, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन बात कर रहे हैं, तो वाई डायरेक्शन में ये 100 न्यूटन और 200 न्यूटन लोड भी तो आएगा ना, क्लियर है। ये पहले से अप्लाई हुआ था, इसके बाद फिर हम लिमिटिंग कंडीशन में लाने के लिए 200 न्यूटन का फोर्स भी अप्लाई किए, तो दो वर्टिकल फोर्स भी है यहाँ पे, दो वर्टिकल लोड भी है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, बात क्लियर। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे -100 - 200 इस तरह से इक्वल्स टू 0, बिल्कुल सही बात। तो सर यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं डियर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप देख पाएंगे एन ए इक्वल टू एन बी है, एन ए इक्वल टू क्या, एन बी। तो इधर मैं इसमें है ना चाहूं तो एन ए के टर्म्स में पूरा इस इक्वेशन को लिख सकता हूं, चाहूं तो मैं एन बी के टर्म्स में पूरा इक्वेशन को लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे के इक्वल है। तो जहां जहां पे एन ए एन बी ये सब दिख रहा है, सबको मैं एन ए लिख सकता हूं क्या, राइट। तो कॉमन ले लूंगा फिर यहाँ पे, राइट, ये रहा एन ए, सबको मैं क्या बोल रहा हूं, एन ए एज पर दिस इक्वेशन, सबको मैं एन ए बोल दे रहा हूं। किसको किसको, इसको भी दिस एन बी, मतलब एन ए, दिस एन बी इज ऑल्सो एन ए, ठीक। तो एन ए कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास cos 30 डिग्री माइनस 0.27, ओके, साइन 30 डिग्री, बिल्कुल क्लियर बात, cos 60 डिग्री। ओके, नाउ
ओके, ये एन ए में कन्वर्ट हो गया, ठीक, प्लस 0.27 प्लस 0.27, ठीक है, ये 0.27 है साइन 60 डिग्री। ओके, इतना तक मैं कॉमन लिया। एन ए इक्वल टू, यहाँ पे बात कर लेता हूँ मैं 100 माइनस 100 माइनस 200 माइनस 300, उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब 300। क्लियर है क्या पॉइंट? तो यहाँ से एन ए की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा, एन ए की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा, इस ब्रैकेट वाले टर्म्स को सॉल्व करूंगा, फिर 300 से क्या कर दूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक। चलिए, ये रहा आपके पास 300, राइट, फिर डिवाइड करूंगा इस होल टर्म को, cos 30 माइनस 0.27 इंटू साइन 30, बिल्कुल क्लियर बात, प्लस cos 60, ओके फाइन, प्लस 0.27 यहाँ पे। ओके, तो ये रहा आपके पास 204.79, इस तरह से वैल्यू आया आपके पास, है ना, न्यूटन, ठीक। तो एन ए एन बी इक्वल अभी है, तो मैं, है ना, मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर एन बी इक्वल्स टू ऑल्सो 204.79 न्यूटन। यस, ओके, तो इस तरह से, है ना, हम एन ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर पाए और एन बी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर पाए। बिल्कुल क्लियर बात ना। अब हमको तो सर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं अब बात करने वाला हूं क्या, नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0। किस पॉइंट के बाद बात करूंगा, तो देखिए जरा यहाँ पे वेरी केयरफुली। ओके, ये रहा आपके पास पॉइंट बी, ये रहा आपके पास पॉइंट ए, क्लियर, ये रहा आपके पास पॉइंट ए। ओके, ना मैं पॉइंट बी के अबाउट मूवमेंट की बात करूंगा, राइट, तो पॉइंट बी में जितने भी फोर्सेस आ रहे हैं, एन बी पॉइंट बी से पास हो रहा है, 0.27 एन बी, है ना, इस पॉइंट बी से पास हो रहा है, इनके कंपोनेंट्स की बात करोगे तब भी ये पॉइंट बी से पास हो रहा है, तो इनके कारण मूवमेंट तो जीरो हो जाएगा, बिल्कुल। तो मैं कौन कौन से फोर्सेस के कारण मैं बात करूंगा, मूवमेंट, जो जितने भी फोर्सेस पॉइंट ए में आ रहा है उसके कारण, और जो ये वर्टिकल जो लोड अप्लाई हुआ है इसके कारण मूवमेंट की बात करूंगा। इतनी सी बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर। तो ये रहा आपके पास 100 न्यूटन, ये रहा आपके पास 200 न्यूटन, यहां से जो डिस्टेंस है 0.2 है, वेरी केयरफुली, यहां से जो डिस्टेंस है ये है x, बिल्कुल सही बात। ओके ना, अब ये एन ए का दो कंपोनेंट को वहां पे मैं रिजॉल्व करके दिखाऊंगा, तो ये कॉस कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में साइन कंपोनेंट, तो दिस इज एन ए साइन 30 डिग्री। ओके, एन ए साइन 30 डिग्री, और ये हो जाएगा आपके पास एन ए कॉस 30 डिग्री, बिल्कुल क्लियर बात। ओके, नाउ 0.27 एन ए का कॉस कंपोनेंट, है ना, एक्स डायरेक्शन में आएगा, तो इसको मैं इसी में और बताऊं क्या, इस तरह से बता दूं क्या, कोई दिक्कत है क्या? ओके, इसी डायरेक्शन में, ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो 0.27 कॉस, बताइए तो जरा, 0.27 एन ए, 0.27 एन ए क्या है, कॉस 30 डिग्री। ओके, कॉस 30 डिग्री, ओके फाइन। और उसके बाद इसी का साइन कंपोनेंट आएगा वर्टिकल नेगेटिव वाई डायरेक्शन, ठीक, 0.27 एन ए साइन 30 डिग्री। ओके फाइन ना, तो ये लगभग हमारा क्वेश्चन एंड हो गया है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन जस्ट हम मूवमेंट की बात करेंगे फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके डियर, तो आप देख पाएंगे मैं बी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट की बात करूंगा, तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है आपके पास, ये इसी बी से पास हो जाएगा, तो इसके कारण मूवमेंट तो बात करूंगा ही नहीं, तो बात करूंगा सिर्फ एन ए कॉस 30 के कारण, राइट, 0.27 एन ए, एक्चुअली दिस इज एन ए, राइट, दिस इज एन ए, इसके है ना, फिर साइन 30, ओके, इसके कारण बात करूंगा, और 100 एंड 200 के कारण, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर, राइट। और ये चीज और भी आप और भी आपको क्लियर है कि ये जो बार का लेंथ है भैया यहाँ से यहाँ कितना है बताइए, 1 मीटर है, बिल्कुल सही बात। तो चलिए मूवमेंट की बात करते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव, ऐसी बात करते हैं। तो 200 इंटू एक्स काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट है, प्लस 100 इंटू 100 के कारण भी काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा, पॉइंट बी के अबाउट जी। ओके फाइन, तो ये रहा यहाँ से यहाँ तक
का डिस्टेंस यदि मैं बात करूंगा तो बताइए, यहां से यहां 1 मीटर, इस पॉइंट 2 को माइनस करूंगा तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा 0.8, ठीक। तो 100 इंटू 0.8, 100 इंटू 0.8, बिल्कुल क्लियर। नाउ अगेन अब इधर आइए, सिर्फ अब 2 फोर्स और बचे हुआ है, एन ए कॉस 30 डिग्री, राइट। ये रहा आपके पास कैसा होगा, ये क्लॉकवाइज में होगा ना, ये कैसा होगा क्लॉकवाइज में होगा। ये रहा आपके पास माइनस हो जाएगा क्या है, बिल्कुल, ये एन ए क्या था कॉस 30 डिग्री, ये हुआ फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर इंटू 1, क्लियर बात। इसको ऐसा ब्रैकेट में रख लेना भैया 1 ऐसा, ठीक। फिर प्लस करिए, ये काउंटर क्लॉकवाइज आएगा तो 0.27 एन ए साइन 30 इंटू 1, 0.27 एन ए साइन 30, राइट। यहां जूम करना कल्याण, इंटू 1, इतना ही आएगा। ये पूरा हो गया, नेट मूवमेंट इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए जरा यहां पे वैल्यू को जस्ट पुट करिए, ये रहा आपके पास एन ए की वैल्यू यहां पर, और ये रहा आपके पास एन ए की वैल्यू। बताइए एन ए की वैल्यू 204.79 न्यूटन, 204.79 न्यूटन, 204.79 न्यूटन, राइट। क्लियर बात, आ रही बात समझ में। तो बताइए भैया इसकी वैल्यू क्या आने वाला है, तो मैं जस्ट अब x की वैल्यू अब बताने जाऊंगा तो कैसे बात करूंगा, ये रहेगा आपके पास, राइट, 204.79, राइट, प्लस में हो जाएगा इंटू कॉस 30, बिल्कुल क्लियर। ये माइनस हो जाएगा 0.27 इंटू एन ए की वैल्यू 204.79, बिल्कुल सही बात, साइन 30, ठीक। अब उसके बाद इधर मैं ट्रांसपोज करते जा रहा हूँ ना, ओके, अरे बस समझ में, बिल्कुल, ये माइनस हो गया और ये इधर आएगा तो ये प्लस था, 100 इंटू 0.8 मतलब 80, इधर आएगा माइनस, बिल्कुल क्लियर, ओके। डिवाइडेड बाई 200, इसको डिवाइड करूंगा, ये जस्ट x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारा फिनिश हो गया फिर, ठीक। 204.79 इंटू कॉस 30, बिल्कुल क्लियर, माइनस 0.27 इंटू 204.79 इंटू साइन 30, ओके। फिर उसके बाद माइनस 80, राइट, ये जाएगा 200, यस। ये आ रहा है भैया 0.3485, ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं, राइट, मीटर। तो मैं जस्ट सभी जगह 2 डिजिट को ऐसा कंसीडर करके आया हूँ, राइट। तो यहाँ भी 2 डिजिट को यदि मैं कंसीडर करता हूँ तो मैं बोल पाऊंगा, राइट, इसको 85 को हटा के यहाँ पे जस्ट 1 डिजिट बढ़ा सकता हूँ, ऐसा जस्ट मैथमेटिक्स है ये 0.35, राइट, यस। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो 200 न्यूटन का है ना फोर्स अप्लाई, जो लोड अप्लाई कर रहे हैं, राइट, उसको मिनिमम x इक्वल टू 0.35 मीटर पे होना चाहिए। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x, सो दैट ये जो बार है, राइट, ये जस्ट ट्राई टू स्लीप की कंडीशन में होगा, स्लीपिंग इम्पेंस की कंडीशन में होगा। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके। फिर इसके बाद हम लोग सेकेंड अप्रोच की बात करेंगे, ओके। तो अब इसी क्वेश्चंस को ना मैं दूसरे वे में, है ना, एक दूसरे अप्रोच से सॉल्व करके दिखाता हूं मैं, राइट। तो ये रहा आपके पास सेकंड अप्रोच, अभी मैं फर्स्ट अप्रोच डिस्कस किया था, ये रहा आपके पास सेकंड अप्रोच, राइट। तो सर सेकंड अप्रोच में किस तरह से होने वाला है, राइट, तो बस सुनते जाइएगा और हर एक पॉइंट्स को मेरे साथ ही साथ नोट करते जाइएगा। और सिंस हम लोग प्रॉब्लम का डिस्कशन कर रहे हैं तो मेरे साथ ही साथ ना आप भी है ना कैलकुलेट करते जाइएगा, राइट, सो दैट आपका प्रैक्टिस वाला पार्ट भी बना रहे, क्लियर है, राइट। तो ये वही क्वेश्चन था, समझ रहे हैं क्या बात को, ओके। तो यहां पर फ्रिक्शन
एंगल आपको गिवन था दैट इज फाई इक्वल टू 15 डिग्री। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके और इस फ्रिक्शन एंगल को यूज करके हम लोग म्यू दैट इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट किए थे। उसके बाद फिर हम लोग नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन फोर्स इस तरह से है ना बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम में रिप्रेजेंट किए थे और सॉल्व किए हुए थे हम लोग, राइट। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग म्यू कैलकुलेट नहीं करते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग म्यू, विदाउट कैलकुलेटिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट। हम लोग इस क्वेश्चंस को और भी दूसरे तरह से अप्रोच कर सकते हैं, राइट। सर कैसे? तो बताइए। तो ये जो फ्रिक्शन एंगल होता है ये क्या होता है एक्चुअली, है ना, ये होता है भैया आपके पास नॉर्मल, ये होता है आपके पास नॉर्मल रिएक्शन, राइट। सपोज कि दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, क्लियर है बात? ओके एंड दिस इज सपोज फ्रिक्शन फोर्स दैट इज म्यू एन, क्लियर बात है। तो नॉर्मल रिएक्शन के साथ, है ना, नॉर्मल रिएक्शन के साथ ये जो रिजल्टेंट रिएक्शन होता है आर, है ना, ये एंगल बनाता है भैया फाई एंड दिस फाई इज नथिंग बट व्हाट, फ्रिक्शन एंगल, क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, राइट, और जो फ्रिक्शन फोर्स होता है एक्चुअली मैं ऐसा बोल पाऊंगा क्या कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स है भैया ये रिजल्टेंट रिएक्शन आर का ही तो कंपोनेंट है। आ रही बात समझ में? और रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है भैया कि उनके कंपोनेंट, उनके जो कंपोनेंट्स होंगे उसका जो भी इफेक्ट होगा, राइट, उतना ही इफेक्ट देगा ये रिजल्टेंट एक अकेला, एक सिंगल। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके तो अभी जस्ट जो मैं फर्स्ट अप्रोच डिस्कस किया था उसमें, है ना, इस रिजल्टेंट रिएक्शन के दोनों कंपोनेंट को मैं यहाँ पे दिखाया हुआ था फ्री बॉडी डायग्राम में, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स, क्लियर बात है। तो मैं चाहूं तो नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स दोनों को एक सिंगल फोर्स में रिप्लेस कर दूंगा एंड दैट सिंगल फोर्स इज नथिंग बट व्हाट, रिजल्टेंट रिएक्शन। ओके और रिजल्टेंट रिएक्शन को यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करके आगे सॉल्व करूंगा और जो वैल्यू मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट करना है दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, ये मेरे को फाइंड आउट करना रहेगा, क्लियर बात है। अरे बस समझ में, उसको मैं आसानी से फाइंड आउट कर पाऊंगा। समझ रहे हैं बात को? ओके तो आइए जरा बताइए यहाँ पे, बताइए मेरे को मैं फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन कैसे लेता हूँ। देखो मैं यहाँ पे बताऊंगा इस पॉइंट के लिए, यहाँ पे क्या था बताइए, ये था भैया आपके पास पॉइंट बी, है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए, यही था, क्लियर। तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन हम लोग कैसे बात किए थे बताइए यहाँ पे, है ना, कैसे बात किए थे, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है इतना मैं उम्मीद करता हूँ, राइट। तो ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसके अलॉन्ग था भैया फ्रिक्शन फोर्स दैट इज दी व्हाट, म्यू एन बी, ऐसी था, म्यू एन बी, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ओके ना, और इसके नॉर्मल था भैया क्या, परपेंडिकुलर में, है ना, इस तरह से इसके नॉर्मल था, इस प्लेन के नॉर्मल था क्या, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पे दिखाऊं चाहे यहाँ पे दिखाऊं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन दैट इज एन बी, इस तरह से था। आ रही बात समझ में? बिल्कुल सही बात। ओके सिमिलरली यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इधर मैं डाउन लिया हुआ था, क्यों ऐसा लिया हुआ था तो मैं क्लियर कर चुका हूं आपको, ठीक है। तो ये रहा भैया आपके पास फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इस प्लेन के अलोंग, इस इंक्लाइंड प्लेन दैट इज 30 डिग्री प्लेन के अलोंग, राइट, दैट इज म्यू एन ए, क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है। तो है ना, अब इसके नॉर्मल, है ना जी, इस प्लेन के नॉर्मल 30 डिग्री जो प्लेन है भैया इसके नॉर्मल लाइक दिस, इस तरह से, है ना, ये रहा नॉर्मल, क्लियर बात, आ रही बात समझ में? तो मैं इस नॉर्मल एक्सिस जो बोल रहा हूं, ओके, मैं इधर दिखाऊं नॉर्मल रिएक्शन को, इधर दिखाऊं, इसी लाइन ऑफ एक्शन कहीं पर भी दिखा सकता हूं। तो चलिए यहां पे बात करता हूं मैं, दिस इज द एन ए, इतनी सी बात क्लियर क्या बताइए? तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, आ रही बात समझ में? बिल्कुल समझ में आना चाहिए ना। ये बताइए यहाँ पे एंगल कितना है बोलूंगा तो 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल कितना है बोलूंगा तो 90 डिग्री, राइट। एंगल को रिप्रेजेंट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो वेरी केयरफुली, राइट। तो ये रहा आपके पास 60 डिग्री एंगल, तो दो लाइन के बीच का एंगल यदि
थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर लाइन के बीच का एंगल भी थीटा होगा। क्लियर बात। तो इस लाइन का परपेंडिकुलर ये नॉर्मल रिएक्शन हुआ, बिल्कुल सही बात। और ये रहा आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। तो ये क्या हो जाएगा डियर बताइए। तो यहां पे यदि मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, ओके, तो बताइए जरा मेरे को आप, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। ऐसी तो बात किया था मैं अभी जस्ट। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा बताइए, है ना जी। इसके लिए बात करूंगा तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। इस बात से तो आप बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते, बिल्कुल एग्री करेंगे। ओके ना। अब जैसे मैंने कहा कि रिजल्टेंट रिएक्शन का है ना, मैं यहां पे रिप्रेजेंटेशन बात करूंगा तो नॉर्मल रिएक्शन के साथ बनाएगा ये रिजल्टेंट रिएक्शन, ठीक, एंगल। और वो एंगल दिया हुआ है कितना 15 डिग्री। तो ये रहा नॉर्मल रिएक्शन। तो भैया यहां से मैं 15 डिग्री आऊंगा लाइक दिस इज 15 डिग्री। तो बताइए जरा ये क्या हो जाएगा मेरे पास रिजल्टेंट रिएक्शन किस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए में। बिल्कुल क्लियर बात। ओके, अब देखिए जरा, देखिए है ना, मैं यहां पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, है ना। वर्टिकल बोलने से मतलब ये हॉरिजॉन्टल हुआ एक्स एक्सिस, तो ये हो गया वर्टिकल, इसका पैरेलल। समझ रहे हैं बात को। ओके, तो ये जो देख पा रहे हैं आप, ये क्या बताइए, तो नॉर्मल रिएक्शन का लाइन ऑफ एक्शन जो वर्टिकल साथ 30 बना रहे हैं, तो ये वाला भी कितना बनाएगा बताइए, तो 30 डिग्री बनाएगा। क्लियर है बात। ओके, कितना बनाएगा बताइए, तो 30 डिग्री। तो यदि मैं इस रिजल्टेंट रिएक्शन आर का इस वर्टिकल एक्सिस के साथ एंगल की बात करूंगा तो कितना होगा, ये जो 15 डिग्री है तो नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल बना रहे भैया। यदि मैं इस वर्टिकल के साथ एंगल बात करूंगा तो दिस 30 प्लस दिस 15 हाउ मच 45 डिग्री। बिल्कुल क्लियर बात। यहां से यहां 45 डिग्री। एग्री करते हैं क्या जी? बिल्कुल एग्री करते हैं सर, बिल्कुल एग्री करते हैं। ओके, तो मैं बोल पाऊंगा कि यहाँ पे है ना, इस रिजल्टेंट रिएक्शन को मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, राइट। तो वर्टिकल से 45 डिग्री बनाते हुए लाइक दिस, इस तरह से आएगा ये रहा आपके पास रिजल्टेंट रिएक्शन आर ए, ठीक। और ये वर्टिकल के साथ कितना बना रहा है बोलूंगा तो ये रहा आपके पास वर्टिकल। ओके, ये रहा क्या बताइए, तो वर्टिकल जो डॉटेड लाइन से बनाया हूं मैं, राइट। ये आ रहे हैं ना, तो ये एंगल कितना होगा वर्टिकल के साथ 45 डिग्री। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर। समझ रहे हैं क्या बात को? यही वाला बात अब इधर मैं करता हूं, ठीक। तो अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी में देखते हैं भैया। तो देखो, तो ये रहा नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी। ओके, तो रिजल्टेंट रिएक्शन की बात होगी इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी में, तो इसी नॉर्मल के साथ है ना कितना एंगल बनाता हुआ दिखाऊंगा मैं इसको, 15 डिग्री एंगल बनाता हुआ। दिस इज द रिजल्टेंट रिएक्शन आर बी। क्लियर बात? कितना एंगल? 15 डिग्री एंगल। क्लियर है? तो ये 15 डिग्री एंगल नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के साथ 15 डिग्री एंगल बना रहे हैं। क्लियर है? तो इस रिजल्टेंट रिएक्शन का है ना, मैं यदि चाहूं तो क्या वर्टिकल एक्सिस, ये रहा वर्टिकल एक्सिस, जो ये वर्टिकल एक्सिस है, इसके साथ ही कितना एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल। यदि मैं ये जानना चाहूं तो बिल्कुल जान पाऊंगा, बिल्कुल बता पाऊंगा। सर कैसे? तो वो ऐसे कैसे? देखिए, तो सबसे पहले तो भैया नॉर्मल रिएक्शन एनबी जो है वर्टिकल एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो इस वर्टिकल एक्सिस के साथ भी तो 60 डिग्री एंगल बनाएगा। कितने डिग्री एंगल बनाएगा बताइए, तो 60 डिग्री एंगल। तो यहां से यहां कितना होगा बोलूंगा तो आपका जवाब होना चाहिए सर 60 डिग्री। क्लियर है क्या पॉइंट? एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा यहां पे रख देता हूं फॉर मोर क्लियर। ये एनबी, ठीक, और ये 60 डिग्री एंगल है। ये रहा आपके पास 60 डिग्री एंगल, ठीक है जी। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, वही होगा क्योंकि ये भी वर्टिकल एक्सिस, ये भी वर्टिकल एक्सिस, और ये एनबी है, तो भैया तो एंगल सेम होगा। लेकिन मेरे को चाहिए आरबी रिजल्टेंट रिएक्शन की इस वर्टिकल के साथ एंगल कितना होगा। तो आप क्या बोलोगे पता है, सर मेरे को ना यहां से यहां तक पूरा एंगल पता है 60 डिग्री है, और इस 15 डिग्री को यदि मैं माइनस कर दूंगा तो सर मेरे को ये वाला एंगल मिल जाएगा ना, and that will be nothing but 60 minus 15, and that will be also equals to 45 degree like this। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, तो मैं चाहूं तो ये NB है ना,
इस एन बी को और म्यू एन बी को राइट रिप्लेस कर सकता हूं कि इसमें एक सिंगल रिएक्शन फोर्स में, दैट इज रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स। क्लियर बात, आ रही बात समझ में? तो वो यहाँ पे मैं इसको अब है ना यहाँ रिप्रेजेंट करने जाऊंगा तो देखो तो वर्टिकल एक्सिस, ये रहा आपके पास वर्टिकल एक्सिस, इस वर्टिकल एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाता हुआ एक्ट करेगा कौन? आर बी, राइट। कितना बताइए? 45 डिग्री। समझ रहे हैं क्या बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं सर। ठीक उसी तरह मैं यहां पर इस एन ए नॉर्मल रिएक्शन, इस फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन ए, ठीक, इन दोनों को एक सिंगल फोर्स में रिप्रेजेंट कर दूंगा, राइट, रिप्लेस कर दूंगा, दैट इज रिजल्टेंट रिएक्शन आर ए। तो यहां पे आप देख पाएंगे जिसको मैं ऑलरेडी यहां पे रिप्रेजेंट करके रखा हुआ हूं। समझ रहे हैं क्या बात को जी? क्लियर है बात? ओके, तो दिस विल बी दी 45 डिग्री ऑल्सो, सेम। अब बन गया हमारा क्वेश्चन, सॉल्व हो गया। समझ रहे हैं क्या बात? जस्ट अब हम लोग क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे फोर्स को, राइट, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में। तो ये रहा आपके पास बार जो जिस तरह पे रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल, क्लियर बात, उसके अलोंग जो एक्सिस होगा एक्स एक्स एक्सिस, और इसके जो परपेंडिकुलर होगा ये रहा आपके पास वाई वाई एक्सिस। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव। क्लियर? तो इसमें मैं क्या कर दूंगा? इसको रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करूंगा, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर दी बार। तो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना ऐसे फ्रिक्शन फोर्स नहीं दिखेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अब नहीं दिखेगा, दिखेगा सिर्फ और सिर्फ क्या? रिजल्टेंट रिएक्शन। तो इसका दो कंपोनेंट, ठीक। तो बताइए जरा, यहां पर एक कंपोनेंट होगा इस तरह से, ओके, और इस तरह से एक कंपोनेंट होगा। क्लियर बात? दो कंपोनेंट इसका ही होगा। तो आर ए, राइट, का साइन कंपोनेंट आएगा एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो आर ए साइन 45 डिग्री प्लस आर ए साइन 45 डिग्री, बिल्कुल सही बात। और इस आर बी का साइन कंपोनेंट आएगा फिर से, इधर देखोगे इस तरह से साइन कंपोनेंट, और ये हो जाएगा इसके पास कॉस कंपोनेंट, ठीक है, निगेटिव डायरेक्शन में आएगा, माइनस आर बी साइन 45 डिग्री। और बताइए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और भी कोई फोर्स आएगा क्या इस बार में? तो बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। दो ही कंपोनेंट तो दिख रहा है सर, इक्वल्स टू 0। तो मैं कह सकता हूं आर ए साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू आर बी साइन 45 डिग्री। क्लियर बात? दिस 45 टू दिस 45 फ्रॉम बोथ साइड्स विल बी कैंसल्ड। तो अगेन आप देख पाएंगे दिस आर ए इक्वल्स टू आर बी। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, तो याद कीजिए अभी जस्ट फर्स्ट अप्रोच में नॉर्मल रिएक्शन क्या था? इक्वल था हमारा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। कहां पर? इस दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए, ठीक है बात क्लियर? तो यहां पर हमने रिप्लेस कर दिया है फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन को, राइट, एक सिंगल फोर्स में, दैट इज द रिजल्टेंट रिएक्शन। और ये दो रिजल्टेंट रिएक्शन है दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी, दैट इज आर ए एंड आर बी बोथ विल बी दी इक्वल। कितना है मैग्नीट्यूड अभी मेरे को पता नहीं है, लेकिन इतना तो समझ में आ गया, दोनों इक्वल है। सपोज कीजिए दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, बिल्कुल सही बात। तो सर अब हम लोग समेशन एफ वाई बात करने वाले हैं क्या? बिल्कुल, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। ओके, तो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू 0। तो देखिए जरा, है ना, इसका मैंने एक्स कंपोनेंट लिया था, वाई कंपोनेंट की बात करूंगा तो इसका कॉस कंपोनेंट होगा आर ए का अपवर्ड, इसका भी कॉस कंपोनेंट होगा आर बी का अपवर्ड। क्लियर? मतलब पॉजिटिव। दैट मीन्स आर ए कॉस 45 डिग्री प्लस आर बी कॉस 45 डिग्री, बिल्कुल सही बात। और बताइए तो सर 100 न्यूटन का ये लोड है वर्टिकली डाउनवर्ड, और 200 न्यूटन का लोड है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसको हम लोग निगेटिव लेने वाले हैं सर, बिल्कुल सही बात। तो ये रहा 100 और ये रहा 200 माइनस में इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात। ओके फाइन। अब मैं चाहूं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 राइट, आर ए को मैं आर बी के टर्म्स में लिख पाऊंगा, तो इस इक्वेशन में, है ना, आपको आर बी एक ही अननोन दिखेगा। मैं चाहूं तो, है ना, आर बी को आर ए के टर्म्स में लिख पाऊंगा, तो ये इक्वेशन में आप देख पाएंगे पूरा का पूरा आर ए के टर्म्स में दिखेगा। तो चलिए मैं सबको आर ए के टर्म्स में ले लेता हूं, मतलब दिस आर ए, यदि मैं इसको कॉमन लूंगा तो ये रहा कॉस 45 डिग्री। क्लियर बात? ओके, प्लस ये आर बी को, है ना, मैं क्या बात कर रहा हूं, आर ए,
क्या बात कर रहा हूँ बताइए, तो आर ए, ठीक। ये इक्वेशन नंबर 1 से समझ रहे हैं क्या बात को। तो ये अगेन क्या हो जाएगा बताइए, cos 45 डिग्री, ऐसी होगा क्या बताइए, तो ठीक है जी। या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते थे 2 टाइम्स ऑफ आर ए cos 45 डिग्री, बिल्कुल ओके। हम -100 -200 -300 तो इधर आएगा तो ये +300, बिल्कुल सही बात। तो यहां से तुम लोग आर ए फाइंड आउट कर पाएंगे सर, बिल्कुल डियर, बिल्कुल फाइंड आउट कर पाएंगे। दिस आर ए विल बी इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाई cos 45 cos 45, 2 cos 45 हो जाएगा क्या, राइट। तो इधर डिवाइड में जाएगा 2 cos 45 डिग्री, क्लियर बात। तो आर ए की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, जो भी, वही वैल्यू क्या होगी, आर बी की वैल्यू होगी, समझ रहे हैं बात को। और जो भी वैल्यू होगा हम इसमें इसको पुट कर देंगे, क्लियर है। तो चलिए तो जरा, चाय गिर गया, 300 डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 45, राइट। तो ये रहा आपके पास 212.13, क्लियर बात। अरे बस समझ में, न्यूटन। इस तरह से हमने वैल्यू फाइंड आउट किया भैया आर ए और आर बी का, समझ रहे हैं क्या, 212.13 न्यूटन, ओके। तो सर हमको तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो कर देना डियर। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भैया आपको और भी तो कुछ अननोन है जिसको आपको फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोग है ना जो अननोन है उसको फाइंड आउट कर डालते हैं। तो ये हो गया जो अननोन था भैया और भी जिसको हमने फाइंड आउट कर लिया। तो एक ही अब अननोन दिख रहा है एक्स, राइट। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं मोमेंट इक्वेशन की बात करूंगा, क्योंकि वो एक्स क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की बात मोमेंट इक्वेशन में होता है ना, क्लियर है। तो मैं यहां पे बात करूंगा भैया क्या, नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0, नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात। तो मैं सपोज करता हूं बी पॉइंट के अबाउट अगेन मूवमेंट की बात करता हूं, जैसा कि अभी है ना उस टाइम पे है ना जो यहाँ पर अप्रोच 1 जो डिस्कस किया था, बी पॉइंट के अबाउट बात किया था ना जी, क्लियर है। तो ठीक उसी तरह यहां पर भी बात करता हूं। तो ये रहा आपके पास अगेन वो बार, दैट इज नथिंग बट व्हाट, this is the bar A, this is the bar A B, right, this point of contact A, this point of contact B, clear है जी, ओके। नाउ यहां पे लोड अप्लाई हुआ था 100 न्यूटन, यहां पे लोड अप्लाई हुआ था 200 न्यूटन, क्लियर है। यहां से यहां डिस्टेंस है भैया x, यहां से यहां डिस्टेंस है 0.2 मीटर, क्लियर है बात, राइट। और इस बार का जो टोटल लेंथ है वो कितना है बताइए, तो 1 मीटर है, 1 मीटर, क्लियर है बात जी, ओके फाइन। नाउ बी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट की बात करूंगा तो इसे पॉइंट से पास होने वाले जितने भी फोर्सेस होंगे उसके कारण मूवमेंट तो 0 हो जाएगा, इतना तो क्लियर है आपको। तो मैं इस आरबी के कारण तो मूवमेंट की बात नहीं करूंगा, चाहे मैं इसके एक्स कंपोनेंट की बात करूं चाहे वाई कंपोनेंट की बात करूं, ये यहीं से पास होने वाला है, ऐसा ये इस तरह से यहीं से पास होगा ना, जो कंपोनेंट बताते हैं ना जिस पॉइंट पे एड करते हैं उसी पॉइंट से उसके कंपोनेंट भी पास होते हैं भैया। ये आरबी इस पॉइंट पे एड कर रहा है तो इसके कंपोनेंट जो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट भी लिया हो ना इसमें रिजॉल्व करने की बात, तो इसी पॉइंट से पास होगा। तो बी पॉइंट के मूवमेंट की बात करेंगे तो 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। तो इसको तो वहां पे मैं नहीं दिखाऊंगा तो इसको दिखाऊंगा, ठीक है बात क्लियर। तो ये रहा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ए, ओके। तो कॉस कंपोनेंट ऊपर जाएगा, साइन कंपोनेंट नीचे आएगा, ठीक है जी, सॉरी कॉस कंपोनेंट ऊपर जाएगा और साइन कंपोनेंट क्या होगा, टुवर्ड्स राइट, क्लियर बात। तो ये रहा आपके पास आर ए साइन 45 डिग्री, क्लियर है बात। और ये रहा आपके पास आर ए कॉस 45 डिग्री, बिल्कुल क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर। और कोई फोर्स बच रहा है क्या, नहीं, और तो कोई फोर्स नहीं बच रहा है सर यहाँ पे, ऐसा यदि है तो आगे बढ़ते हैं भैया, राइट। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं 200 न्यूटन फोर्स के कारण मूवमेंट 200 इंटू एक्स अबाउट पॉइंट बी काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये हो गया पॉजिटिव, ठीक। उसके बाद 100 के कारण अगेन पॉजिटिव आएगा, 100 इंटू वॉट बताइए डिस्टेंस, अभी तो हमने जस्ट बात किया हुआ था, कितना होगा बताइए। टोटल लेंथ है भैया क्या 1 मीटर, टोटल है 1 मीटर, तो 1 माइनस दिस 0.2 ऐसा करूंगा तो यहां से यहां तक का लेंथ मिल जाएगा, दैट इज 0.8, बिल्कुल क्लियर बात। तो ये हो जाएगा 0.8, ओके सर फाइन। नाउ ये आर ए कॉस 45 डिग्री, ये रहा फोर्स और ये रहा आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। आर ए कॉस 45 डिग्री क्लियर है इंटू 1 है ना जी। उसके बाद ये आर ए साइन 45 डिग्री इसका दूसरा कंपोनेंट है आर ए का, तो जो इसी पॉइंट बी से तो पास होगा ना, तो इसके कारण भी क्या हो जाएगा, मूवमेंट जीरो हो जाएगा भैया, जीरो हो जाएगा। तो उसके कारण तो मैं मूवमेंट की बात नहीं करूंगा, इक्वल टू जीरो। नाउ दिस आर ए, द वैल्यू ऑफ दिस आर ए इज नथिंग बट व्हाट, 212.13 है ना जी। आर ए की वैल्यू यहीं से निकाले थे ना, इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे इसकी वैल्यू क्या निकला था, 212.13। ठीक, सिंस आर ए और आर बी क्या था, इक्वल था भैया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हो ना, आप लोग छोटी छोटी बात से फिर कमेंट करते हो, कंफ्यूज होते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्लियर बात, वहां से देख पाएंगे इक्वल, बिल्कुल क्लियर बात। तो वैल्यू आप पुट करेंगे, तो बताइए ये रहा भैया 200 इंटू एक्स, बाकी सबको इधर मैं ट्रांसपोज कर देता हूं, तो माइनस का इधर प्लस हो जाएगा। आर ए की वैल्यू रखूंगा 212, ट्रांसपोज करने के बाद 0.13 कॉस 45 डिग्री, बिल्कुल क्लियर बात। और ये हो जाएगा 100 इंटू 0.8, इधर आएंगे तो माइनस 100 इंटू 0.8, क्लियर बात, ओके। और इस 200 को मैं इधर ट्रांसपोज करूंगा तो पूरे के क्या हो जाएगा बताइए, डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू चेक करिए तो कितना आना चाहिए बताइए, 0.35 आना चाहिए। ठीक, तो ये रहा आपके पास 212.13 इंटू कॉस 45 राइट माइनस 100, ओके फाइन, इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 200। यस, मेरे पास आंसर आ रहा है, आप भी चेक करिएगा 0.3499 ऐसे इस तरह से है ना, और भी बिग डिजिट में आपको मिलेगा। तो मैं इसको इक्विवेलेंट ऐसा बोल सकता हूँ क्या, 0.35 एक डिजिट को यहाँ पे बढ़ा के बोल सकता हूँ क्या जी। तो देयरफॉर x की वैल्यू है ना, आई कैन से 0.35 मीटर, राइट। और क्वेश्चंस में है ना यही वो वैल्यू पूछा हुआ था x की वैल्यू, राइट, और यही वो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू, राइट, मिनिमम वैल्यू of x, right, at which if we are applying this 200 Newton load, then this bar AB will be in impending motion or just try to sleep condition, just try to है ना स्लाइड कंडीशन। आ रही बात समझ में, ऐसी क्वेश्चन था। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये दोनों तरह से है ना, दोनों अप्रोच से मैंने सॉल्व करके दिखा दिया आपको, क्लियर बात, ओके। तो आप देख पाएंगे है ना, एक चीज ये फील कर पाए होंगे कि मैं यदि सिंगल फोर्स में है ना नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स को सिंगल फोर्स में, दैट इज नथिंग बट रिजल्टेंट रिएक्शन आर, इसमें रिप्रेजेंट कर देता हूं ना, तो क्वेश्चन थोड़ा और आसान हो जा रहा है मेरे लिए, ऐसा मेरे को समझ में आ रहा है, राइट। तो ये आपकी चॉइस है कि आप एग्जाम में कौन से अप्रोच को फॉलो करते हैं, क्लियर बात। लेकिन मैं एज ए स्टूडेंट यदि मैं सोचूं, राइट, यदि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आया, राइट, और वहां पे ऐसा फाई की बात हुई है, फाई इक्वल टू 15 डिग्री इस तरह से, मतलब फ्रिक्शन एंगल की बात हुई है, राइट, तो मैं एक ऐसा ट्रिक बना के चलूंगा कि जब भी ऐसा फ्रिक्शन एंगल गिवन रहेगा तो मैं ना रिजल्टेंट रिएक्शन, सिर्फ एक ही रिएक्शन फोर्स को पिक्चर में लूंगा, दैट इज रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स, एंड दैट इज नथिंग बट रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स, इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूंगा एक सिंगल फोर्स में। तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना, तो मैं है ना ऐसे ही सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा, ये आपकी चॉइस है, मेरा काम था कि आपको है ना पूरे कंसेप्ट को क्लियर करना, जो कि मैंने कर दिया, ठीक है, बात क्लियर। एक क्वेश्चन चलिए फिर और डिस्कस करते हैं, ओके। तो चलिए फिर एक और मैं प्यारा सा क्वेश्चन करा रहा हूं, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, राइट, तो केयरफुली सुनिएगा, क्लियर है। तो देखिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले तो, राइट। रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M, राइट, रेस्ट ऑन अ फ्लोर, राइट, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है भैया, आप देख पाएंगे दिस इज द रेक्टेंगुलर ब्लॉक, राइट, ये इस फ्लोर में कैसा है, रेस्ट है, जिसका मास है कैपिटल M। आ रही बात समझ में, जिसका मास क्या है, कैपिटल M है, राइट। तो यहाँ पे ये कैपिटल M है, ओके। तो मास यदि M है तो इसका वेट यदि बताना चाहूँ तो डाउनवर्ड एट करता है, आपको जैसे पता है, तो ये mg, इस तरह से मैं बोलूंगा, क्लियर है ना।
द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पे शॉर्ट में मैं बोल के रखा हूँ COF, तो आपको समझना होगा दिस इज नथिंग बट व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर, क्लियर है, दैट विल बी म्यू। इस तरह से क्वेश्चंस में आपको गिवन है भैया, क्लियर बात। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके लिए डिफाइन होता है, कॉन्टैक्ट सरफेस के लिए, तो ब्लॉक और फ्लोर का जो कॉन्टैक्ट सरफेस है ये वाला, राइट, इसके लिए आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देके रखा हुआ है, दैट इज म्यू, बिल्कुल सही बात। व्हाट इज द हाइट, राइट, व्हाट इज द हाईएस्ट, एक्चुअली व्हाट इज द हाईएस्ट पोजीशन, क्लियर है, व्हाट इज द हाईएस्ट पोजीशन फॉर हॉरिजॉन्टल फोर्स P, क्लियर है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई हुआ है भैया, आ रही बात समझ में, जिसका एक अननोन डायमेंशन दिया हुआ है D, राइट, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको पूछा हुआ है, दैट मीन्स हाईएस्ट पोजीशन, क्लियर है, इस फोर्स का हाईएस्ट पोजीशन दैट इज नथिंग बट D फॉर हॉरिजॉन्टल फोर्स P, क्लियर, सो दैट वुड परमिट इट टू जस्ट मूव द ब्लॉक विदाउट टिपिंग, क्लियर है क्या पॉइंट, आ रही बात समझ में। तो ये क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है भैया, है ना, यहाँ पे देखिए ये रहा आपके पास ब्लॉक, क्लियर बात। अभी तक हम ब्लॉक वाला जो क्वेश्चंस किए आपको यदि याद होगा तो हम क्या करते थे, चलिए मैं इस साइड से ऐसा फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ या फिर इस साइड से, कोई भी एक साइड से, क्लियर बात है, ओके। तो सपोज मैं अभी यहाँ पे जिस भी पोजीशन पे अप्लाई किया हूँ, इस तरह से कोई एक हाइट है, इस हाइट पे सपोज ये है आपके पास D1 हाइट पे, ये फोर्स को मैंने अप्लाई करके रखा हुआ है इस ब्लॉक के लिए, तो हो सकता है मैं यहाँ पे है ना इस पॉइंट पे अप्लाई करूं, हो सकता है यहाँ पे इस पॉइंट पे अप्लाई करूं, राइट। तो आपको ये समझ में आएगा कि जितना ये हाइट कम होगा, ये जो D1 की जो वैल्यू जितना कम होगा, राइट, तो चांसेस ये होंगे कि जो बॉडी है ना, जस्ट ट्रांसलेट मोशन होने का ट्राई कर रहा होगा, या फिर जस्ट ट्राई टू मूव की कंडीशन में होगा, या फिर जस्ट ट्राई टू मूव कंडीशन के बाद जो लिमिटिंग कंडीशन जिसको बोलते हैं, उसके बाद है ना थोड़ा सा और फोर्स अप्लाई कर देते हो, बॉडी मोशन में आ जाता है, ब्लॉक मोशन में आ जाता है, क्लियर बात है। कैसा मोशन, ट्रांसलेशन मोशन, समझ रहे हैं क्या बात को। यदि इस हाइट की वैल्यू को जैसे आप है ना मिनिमम में बात करते हो, आ रही बात समझ में, तो इस तरह से यहाँ पे मिनिमम होगा, क्लियर बात, इससे कुछ मैक्सिमम यहाँ पे होगा, इससे कुछ मैक्सिमम यहाँ पे, इस तरह से वैल्यू जैसे आप बढ़ाते जाओगे, D1 की वैल्यू को जैसे आप बढ़ाते जाओगे, क्लियर बात है, तो इससे क्या देखने को मिलेगा कि एक टाइम के बाद ये जो ब्लॉक है ना, ये ट्रांसलेट नहीं होगा, इस तरह से मोशन नहीं करेगा। मे बी पॉसिबिलिटी कि जैसे जैसे इस D1 की वैल्यू को आप बढ़ाते जाएंगे, ओके, तो एक पॉइंट पे ऐसा कुछ मिलेगा कि ये जो ब्लॉक है ये जस्ट टिपिंग होना स्टार्ट करेगा। कैसा, जस्ट टिपिंग होना, आ रही बात समझ में। टिपिंग मतलब ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है इसको ये है ना लीव कर देगा, क्या कर देगा, लीव कर देगा, मतलब ये कॉन्टेक्ट सरफेस मतलब ये फ्लोर के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, ये कैसा हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। अरे बात समझ में, टिपिंग का मतलब इस कांटेक्ट सरफेस से ये क्या हो जाएगा, ये लीव कर जाएगा, कौन, ये ब्लॉक, ये होता है टिपिंग का मतलब जस्ट रोटेट के कंडीशन में, समझ पा रहे हैं क्या बात को जी, क्लियर है, आ रही बात समझ में। लेकिन हमको यहाँ पर भी लिमिटिंग कंडीशन की बात करनी होगी। इसका मतलब ये है, ये जो विदाउट टिपिंग बोल रहे हैं ना भैया, विदाउट टिपिंग बोल रहे हैं, फोर्स P ये जो अप्लाई किए हैं, जिसके कारण टिपिंग जस्ट होने वाला है, लेकिन टिपिंग हुआ नहीं है, समझ रहे हैं क्या बात को। इसका मतलब होता है विदाउट टिपिंग, क्लियर बात, अरे बात समझ में। तो वो किस कंडीशन पे होगा, एक ऐसा हाइट जो मैक्सिमम हाइट होगा, जिस हाइट पे जस्ट स्टार्ट टू टिपिंग की बात होगी, राइट, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ विदाउट टिपिंग, क्लियर बात है, अरे बात समझ में। इसलिए मैं बोलता हूं कि फ्रिक्शन में वर्डिंग को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लियर बात है जी, अरे बात समझ में। तो हाईएस्ट हाइट बोल रहे हैं, तो हाईएस्ट हाइट बोलिए या फिर हाईएस्ट पोजीशन, क्लियर बात, इस P का, ओके। तो आप इस पोजीशन को बढ़ाते जाओगे तो एक हाईएस्ट पोजीशन मिलेगा जिसमें जस्ट स्टार्ट टू टिपिंग की बात होगी, क्लियर बात है। लेकिन वहां पे भी टिपिंग स्टार्ट नहीं हुआ रहेगा, जस्ट स्टार्ट, समझ रहे हैं क्या बात को, टिपिंग हुआ नहीं रहेगा, जस्ट स्टार्ट, लिमिटिंग, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, क्लियर है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ विदाउट टिपिंग, क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो भैया आपको है ना इसका पोजीशन बताना है, दैट इज नथिंग बट व्हाट, D की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है,
क्लियर? ओके ना, तो पहले तो हम लोग इसका क्या ड्रॉ करेंगे बताइए, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। आ रही बात समझ में? ओके, तो ये रहा आपके पास वेट, दैट इज mg, कैपिटल mg, क्लियर? ये रहा आपके पास वो फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स P, जिसको आपने है ना डी हाइट पे, अननोन हाइट पे अप्लाई करके रखी हुई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्लियर बात? बिल्कुल सही बात। नाउ अब उसके बाद आपको पता है भैया ये होता है क्या, नॉर्मल रिएक्शन एन, ठीक है? कॉन्टेक्ट सरफेस में है ना, जब हम लोग लिमिटिंग कंडीशन की ही बात करने वाले यहाँ पे, ठीक है बात क्लियर? ओके, ये हो जाएगा आपके पास। अच्छा, रिलेटिव मोशन किस साइड आने का ट्राई कर रहा होगा, तो ऐसे मैं पूछूंगा तो आपका जवाब क्या होना चाहिए बताइए? तो रिलेटिव मोशन अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में, तो इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स क्या आएगा बताइए? इस डायरेक्शन में आएगा, लाइक दिस, दिस इज म्यू एन। क्लियर है? आ रही बात समझ में? और कुछ है क्या बताइए? नहीं, इतना ही तो है सर, बस। तो ये FBD हुआ, तो मैं आपसे पूछता हूं कि ये FBD जो है करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? आ रही बात समझ में? क्लियर हो पा रहा है क्या जी? यदि ये टिपिंग की बात नहीं करता तब ये कैसा था? करेक्ट था। तब ये कैसा था? करेक्ट था। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे टिपिंग की बात हुई है, और विदाउट टिपिंग का मतलब ये यहाँ पे ये है भैया कि जस्ट स्टार्ट टू टिप व्हेन यू आर अप्लाइंग द फोर्स P एट हाईएस्ट पोजीशन D। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है बात? ओके, तो इस D को यदि सपोज आप मानते हो हाईएस्ट पोजीशन, क्लियर बात, या फिर हाईएस्ट हाइट जहां पे पोजीशन है इस P का, इसको सपोज कीजिए यही हाईएस्ट है। समझ रहे हैं क्या बात को? एक ऐसा हाईएस्ट है इस तरह से, समझ रहे हैं? ओके, तो भैया ये ना FBD कैसा है? इनकरेक्ट है। ये FBD कैसा है? इनकरेक्ट है, क्योंकि यहां पर कांटेक्ट सरफेस पूरा का पूरा इतना नहीं रहेगा। यहां पे आप देख पाएंगे है ना, इसके एज पे 2 पॉइंट दिया हुआ है, दिस इज द पॉइंट A, दिस इज द पॉइंट B, ठीक? तो ये इस फ्लोर के कांटेक्ट को लीव कर जाएगा, राइट, इस हाईएस्ट पोजीशन पे, इस हाईएस्ट पोजीशन पे जब आप फोर्स को अप्लाई करते हो दिस पे। समझ रहे हैं? ये कांटेक्ट सरफेस से लीव हो जाएगा, तो है ना, जस्ट लाइक एक ऐसा दिखेगा, पता है आपके पास, इस तरह से देखिए तो जरा, ये हो जाएगा। ओके, ये कुछ इस तरह से दिखेगा, वेरी केयरफुली, जस्ट मैं यहाँ पे है ना आपको समझाने के लिए ऐसा बना रहा हूँ, राइट? जहाँ पे देख पाएंगे ये टिपिंग हो ही गया है ऐसा दिखेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट स्टार्ट टू टिप। अरे बात समझ में? तो ये था आपके पास वो सरफेस, राइट? ये था आपके पास क्या? वो सरफेस। तो ऐसे बहुत ही स्मॉल एंगल डी थीटा ऐसा आपको टिप होता हुआ दिखाई देगा जब आप इसमें इस तरह से P फोर्स अप्लाई करते हैं एट मैक्सिमम या फिर एट हाईएस्ट पोजीशन। समझ रहे हैं बात को? तो इतना आपको नहीं दिखेगा लिमिटिंग कंडीशन में, जस्ट बोल रहा हूं, जस्ट स्टार्ट टू टिप। क्लियर है बात? आ रही बात समझ में? ये सरफेस को जस्ट ये कांटेक्ट लीव करेगा। समझ रहे हैं क्या बात को? ये जो सरफेस है ना जिसके साथ ये कांटेक्ट था, कौन? ब्लॉक, ये जस्ट ये लीव करेगा भैया कांटेक्ट को उस पोजीशन में, कब? जस्ट स्टार्ट टू स्लिप। आ रही बात समझ में? तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं, विदाउट टिपिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट स्टार्ट टू टिप after applying P at highest position, that is D। इसी को मैं हाईएस्ट पोजीशन बोल रहा हूँ। समझ रहे हैं? और इसकी वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है। समझ रहे हैं बात को? ओके, तो एक्चुअली जब मैं फ्रिक्शन फोर्स की बात करूंगा, नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स की बात करूंगा, तो कहाँ पे आता है? तो कांटेक्ट सरफेस पे आता है, राइट? तो कभी कभी कांटेक्ट सरफेस की बात नहीं होती, कांटेक्ट पॉइंट की बात होती है। क्लियर है? तो कांटेक्ट कहाँ पे बना हुआ रहेगा बताइए? तो इधर से फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो कांटेक्ट इसी पॉइंट में बना रहेगा क्या बताइए? इसी पॉइंट में बना रहेगा क्या? पॉइंट ए में, जहाँ पे एज दो ऐसे एज में इसके 2 पॉइंट होते हैं ना, यहीं पे कांटेक्ट बना रहेगा
इस ब्लॉक का इस फ्लोर के साथ, इधर कांटेक्ट जो है छूट जाएगा, लीव हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, तो मेरे पास ठीक यहां पर जो मैं बात करूंगा क्या, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक। तो इसको जस्ट मैं दिखाने के लिए यहाँ पे बताया, लेकिन ये इतना ज्यादा आपको ऐसा देखने नहीं मिलेगा, बहुत छोटा होगा। ये क्या होगा, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। कौन, ये जो डी थीटा है, डी थीटा इज वेरी स्मॉल। क्लियर बात, दैट इज नथिंग बट डी थीटा टेंस टू 0, ठीक। इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये है ना, ऐसा ही दिखेगा जैसा आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, ऐसा ही दिखेगा। समझ रहे हैं क्या बात को? ऐसा ही, जस्ट ऐसा टिप करेगा, जस्ट। समझ रहे हैं बात को? तो ये रहा आपके पास P, ओके, ये रहा आपके पास वो D, और ये रहा आपके पास क्या, mg, और ये जो डायमेंशन है दे के रखा हुआ आपको b/2। क्लियर है? ओके, और ये टोटल था क्या b, और ये था आपके पास टोटल क्या h। इस तरह से समझ रहे हैं? तो ये कंसेप्चुअली है, चीजें आपको है ना ध्यान में रखना है कि इस तरह से बात हो रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, विदाउट टिपिंग का मतलब इस तरह से। तो नॉर्मल रिएक्शन जो आएगा, नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो कहां पे आएगा, इस कांटेक्ट पॉइंट पे। यही कांटेक्ट पॉइंट बचा रहेगा मेरे पास। इधर तो क्या हो जाएगा, इस सरफेस को छोड़ देगा ये जब इस फोर्स को अप्लाई करेंगे। क्लियर? तो ये रहा आपके पास नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से, सरफेस के परपेंडिकुलर जी, फ्लोर के परपेंडिकुलर, इतना तो क्लियर है आपको। और रिलेटिव मोशन इधर, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये किधर भागने का ट्राई करेगा, इस साइड, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसको अपोज करेगा कौन, फ्रिक्शन फोर्स। किस डायरेक्शन में आएगा बताइए? तो ये रहेगा भैया किस डायरेक्शन में, लाइक दिस, जस्ट अपोजिट। तो ये हो जाएगा म्यू एन। क्लियर है बात? आ रही बात समझ में? तो ये रहा आपके पास एफबीडी, राइट, वो भी कैसा, करेक्ट एफबीडी, ठीक। ये आपके पास है इनकरेक्ट एफबीडी, इनकरेक्ट एफबीडी, ठीक है बात क्लियर? ओके ना, तो ये लिमिटिंग कंडीशन में बात हो रही है। रेस्ट में है, इस कंडीशन में भी ये कैसा होगा, रेस्ट में होगा। क्लियर है? जैसे स्टार्ट इस वाली बात करते हैं ना लोग, जैसे स्टार्ट टू टिप बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 की बात करेंगे, ओके, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 की बात करेंगे, इस तरह से बात करते जाएंगे, राइट। अपने को क्या बताना है, डी की वैल्यू। क्लियर बात? तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 में हो जाएगा आपके पास -p, राइट, और ये हो जाएगा म्यू एन, ओके। म्यू तो दिया ही था आपको, बिल्कुल सही बात। और बताइए तो जरा, दो ही हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा है, बिल्कुल सही बात। तो ये हो जाएगा आपके पास, अच्छा, म्यू एन क्या होगा बताइए, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, राइट, तो ये होगा प्लस, तो p इक्वल्स टू म्यू एन, ओके। ये रहा आपके पास p का एक इक्वेशन, राइट, जिसमें वैल्यू आप देख पाएंगे म्यू एन के इक्वल, बिल्कुल सही बात। समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0, तो बताइए ये नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, तो नॉर्मल, राइट, नॉर्मल रिएक्शन। उसके बाद फिर ये रहा आपके पास वेट mg इक्वल्स टू 0, दो ही फोर्स है क्या वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये n इक्वल्स टू हो जाएगा भैया mg, n का भी मेरे को एक इक्वेशन मिल गया है, राइट। तो सपोज कीजिए दिस इज द इक्वेशन 1 एंड दिस इज द इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ओके, मतलब ये p इक्वल टू म्यू और n की वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो mg, इस तरह से मिलेगा। आ रही बात समझ में? बिल्कुल। तो सर हमको अपने को तो d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, ओके, फाइंड करना है, राइट। तो जो अननोन है उसको फाइंड आउट कर ले, हम यहाँ पे अपने को नीड पड़ने वाला है। क्लियर है बात? ओके, तो मैं इसी d को मान के चल रहा हूं क्या, हाईएस्ट वैल्यू, राइट, जिस पोजीशन पे p अप्लाई हुआ है, जहां पे ब्लॉक क्या होगा, जस्ट स्टार्ट टू टिपिंग, दैट मीन्स विदाउट टिपिंग। क्लियर? ओके, समझिए कंसेप्ट को समझिए। उसके बाद फिर मैं अब बात करूंगा, डिस्टेंस ही तो मेरे को फाइंड आउट करना है ना, तो मैं मूवमेंट की बात करूंगा। क्या बात करूंगा बताइए, मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0, तो ए पॉइंट के अबाउट मैं मूवमेंट की बात कर लेता हूँ।
क्लियर है बात? ओके, तो फॉर द सिंप्लीफिकेशन ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट की बात करूंगा तो मेरे को दो फोर्स बस अननोन दिखेगा, राइट? एक तो P और दूसरा क्या, mg। वैसे तो सभी के सभी अननोन है, राइट? लेकिन इक्वेशन में P एंड mg बस दिखेगा। क्लियर बात? ओके, यदि मैं B पॉइंट के अबाउट मूवमेंट की बात करता हूं तो आप देख पाएंगे n भी रहेगा अननोन, mg भी रहेगा और P भी रहेगा, तो और भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेरा कैलकुलेशन क्रिटिकल हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो फॉर द सिंप्लीफिकेशन अपने को इतना तो आना चाहिए कि किस पॉइंट के बाद मूवमेंट अपने को लेना चाहिए, ठीक? तो मेरे को समझ में आ रहा है, पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट की बात करूंगा, ठीक है? बात क्लियर? ओके, तो आइए जरा, ये P का लाइन ऑफ एक्शन है, राइट? काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, तो ये रहा आपके पास P इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी हो जाएगा, क्या बताइए यहाँ पे, ये वाला, ठीक है? क्लियर? बिल्कुल सही बात। उसके बाद ये mg और इसका जो डिस्टेंस था वो क्या बताइए, b/2 था इस पॉइंट ए से। क्वेश्चन में भी आप देख पाएंगे, ये देखिए, ठीक है? बात क्लियर? ओके, तो आइए, mg माइनस mg इंटू d/2 इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सही बात। अब यहां से मेरे को फाइंड आउट क्या करना है बताइए, माइनस mg b/2 ना, b/2। ओके फाइन। ओके, d की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो बताइए, d इक्वल्स टू हो जाएगा सबसे पहले तो भैया ये हो गया mg, राइट? फिर b, ओके, डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? उसके बाद ये हो गया आपके पास p। बिल्कुल सही बात। अब इस p की वैल्यू को यहां से पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर सपोज करो ये 3 है, राइट? तो फ्रॉम इक्वेशन 3 पुट कर देते हैं, राइट? पुट वैल्यू ऑफ p। ओके, तो आइए जरा यहाँ पे अगेन मैं बात करता हूं, तो d की वैल्यू, राइट? तो यहाँ पे इस p की वैल्यू को आप पुट करेंगे भैया, क्या पुट करेंगे बताइए, तो म्यू mg, राइट? तो हियर mg एंड हियर mg कैंसल्ड, बचेगा आपके पास b/2 और नीचे में म्यू। बिल्कुल, तो ये हो गया आपके पास b/2 म्यू। यस, दिस विल बी योर आंसर, ओके, तो इस क्वेश्चंस में है ना कंसेप्ट है भैया, इस क्वेश्चन में कंसेप्ट है, ठीक है? क्या? विदाउट टिपिंग। अरे बात समझ में? और विदाउट टिपिंग का मतलब ये हुआ इस तरह से, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्लियर बात है? अरे बात समझ में? तो नॉर्मल रिएक्शन, और दूसरा कंसेप्ट ये भी हुआ कि नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स आप यहाँ पे बात नहीं करेंगे कॉन्टेक्ट सरफेस में, कॉन्टेक्ट पॉइंट में बात करेंगे, क्योंकि ये जस्ट स्टार्ट टू टिपिंग की बात हो रही है, टिप नहीं हो रही है लेकिन जस्ट स्टार्ट में है, स्टार्ट में, तो इसी पॉइंट के अबाउट करेगा ये टिपिंग। क्लियर है? अरे बस समझ में? स्टार्ट बोल रहा हूं मैं, दिस इज द मीनिंग ऑफ विदाउट टिपिंग। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो ये आपके पास अप्रोच 1, ठीक? अरे बात समझ में? अप्रोच 2 का भी मैं डिस्कस करूंगा इसी में, और अप्रोच 2 में एक बहुत अच्छा है ना, बढ़िया सा फिर से कॉन्सेप्ट पिक्चर में आएगा फिर। ओके, ये लेक्चर लेंदी जा रहा है डियर, क्लियर? लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, सीख रहे हैं, कंसेप्ट को अप्लाई करना सीख रहे हैं, अप्रोचेस लाना सीख रहे हैं कि क्वेश्चंस को रीड करें, राइट? फिर उसको समझने के बाद हम अप्रोच कैसे लाएंगे। क्लियर? तो ये तभी पॉसिबल जब आप क्वेश्चंस में जितना ज्यादा आपका थॉट प्रोसेस गुड होगा ना क्वेश्चंस में, स्पेशली फ्रिक्शन के क्वेश्चंस में, राइट? तो आपका कंसेप्ट बहुत गजब लेवल का होगा, और मजा आएगा, आप फील कर पाएंगे। इसीलिए ना मैं बिल्कुल फील करते हुए, राइट, क्वेश्चंस को सॉल्व कराता हूं आपको, राइट? मैं टाइम का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता हूं, राइट? तो ठीक है, यदि मेरे में पेशेंस है तो आप में भी पेशेंस होना चाहिए। क्लियर बात है? आप टाइम पे बिल्कुल ध्यान ना दिया करें, नहीं तो फिर आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे लेक्चर्स का, ओके? और कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे, तो टाइम का बिल्कुल भी आप केयर ना करें, ठीक?
आ रही बात समझ में? तो सेकेंड अप्रोच की बात करता हूं मैं इसी में, क्लियर? ओके, तो ये हो गया भैया आपका सेकेंड अप्रोच बताने जा रहा हूं मैं। फर्स्ट अप्रोच तो कंप्लीट हुआ, राइट? तो सेकेंड अप्रोच में सर आप क्या बताने वाले हैं, तो देखिए जरा, ये रहा आपके पास अगेन ब्लॉक, क्लियर बात? दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, क्लियर? आ रही बात समझ में? मैं एफबीडी का ही बात कर रहा हूं डायरेक्ट। ये रहा आपके पास वेट, दैट इज कैपिटल mg, क्लियर? और ये रहा आपके पास वो फोर्स, राइट, जो हाईएस्ट पोजीशन जिसमें d पे ऐसा अप्लाई हुआ है, क्लियर? ये आपके पास है क्या बताइए? तो b/2, क्या बताइए? तो ये b/2। ओके फाइन, अरे बस समझ में? तो चलिए तो जरा यहां पर है ना, हमने बात किया हुआ था भैया जस्ट स्टार्ट टू टिपिंग, मतलब ये ऐसा है ना, रोल करेगा, रोल ऐसा मैं बोल सकता हूँ, रोटेट, जस्ट स्टार्ट टू रोटेट, ऐसा ही बोल सकता हूँ टिपिंग का मतलब, ठीक? तो इस पॉइंट, यही वो पॉइंट होगा ना जो कांटेक्ट में बना रहेगा, क्लियर है? इधर तो पूरा ये जो सरफेस है वो सेपरेट हो जा रहेगा फ्लोर से, ठीक? अरे बात समझ में? तो दिस विल बी द नॉर्मल रिएक्शन, ओके? यहाँ पे मैं पॉइंट ए को यहाँ कहीं पे दिखा रहा, दिस इज द पॉइंट ए, द पॉइंट बी, ठीक? ये रहा आपके पास है ना म्यू एन, क्लियर है क्या पॉइंट? आ रही बात समझ में? ओके नाउ, तो सर आप यहाँ पे सेकेंड अप्रोच में जस्ट अभी ऐसा बात करने वाले हैं क्या जो अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में हम लोग बात किए थे कि नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स को एक सिंगल फोर्स में रिप्रेजेंट कर देते थे, दैट इज नथिंग बट व्हाट? रिजल्टेंट रिएक्शन। यस, मैं वैसा ही बात करने वाला हूं यहाँ पर भी। तो ये रहा आपके पास क्या? नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी रिजल्टेंट रिएक्शन, राइट? रिजल्टेंट रिएक्शन, क्लियर बात? जो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए में आएगा, क्लियर? जिसका इफेक्ट इस फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन दोनों के इफेक्ट के बराबर होगा इस रिजल्टेंट रिएक्शन आर ए का। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा दोनों को, किससे? रिजल्टेंट रिएक्शन आर ए से, राइट? जिसका लोकेशन क्या होता है, जिसका डायरेक्शन क्या होता है, इस नॉर्मल के साथ फाई एंगल बनाता है, दैट इज द फ्रिक्शन एंगल, दैट इज द फ्रिक्शन एंगल, क्लियर है जी बात? आ रही बात समझ में? ओके ना, अब देखिएगा एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, राइट, कि यहां पर है ना कितने फोर्सेस हो रहे हैं, ऐसा मैं यदि आपसे पूछूं कितने फोर्सेस हो रहे हैं, ठीक? आ रही बात समझ में? कितने फोर्सेस? तो देखिए P है, ये आपके पास रिजल्टेंट रिएक्शन, इसको रिप्लेस कर दिया ना तो एक फोर्स काउंट करोगे, ये 2 और ये वेट 3, ठीक? तो आप देखिएगा ये रहा आपके पास P फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, ये रहा आपके पास वेट का लाइन ऑफ एक्शन, राइट? तो इक्विलिब्रियम, अच्छा स्टैटिक के प्रॉब्लम है, इतना तो क्लियर है आपको? तो स्टैटिक के प्रॉब्लम में है ना आप कई ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे, राइट? जिसमें आप ऐसा रिएक्शन है ना इंक्लाइंड, एक्चुअली ये जो रिजल्टेंट रिएक्शन जो बात करते हैं ना जी, ये है ना एक्चुअल रिएक्शन का इंफॉर्मेशन देता है। कैसा? एक्चुअल रिएक्शन, क्लियर है? दिस नॉर्मल रिएक्शन इज द रिएक्शन, दिस फ्रिक्शन फोर्स इज ऑल्सो द रिएक्शन, क्लियर है? लेकिन दिस रिजल्टेंट आर एक्चुअली द एक्चुअल रिएक्शन का इंफॉर्मेशन देता है, जो हमेशा कैसा लगता है? इंक्लाइंड लगता है। कैसा लगता है? इंक्लाइंड, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट को समझना मैं क्या बताने जा रहा हूं अभी, राइट? तो ऐसे आप कई ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे जहां पे इंक्लाइंड रिएक्शन की बात होती है, तो वो एक्चुअली कैसा रिएक्शन? एक्चुअल रिएक्शन है, क्लियर बात है? ओके, तो 3 फोर्सेस की बात होगी, क्लियर बात? तो हमेशा यदि आप इक्विलिब्रियम कंडीशन में बात कर रहे हो तो उन तीनों फोर्सेस को कैसा होना चाहिए? कंकरेंट होना चाहिए फॉर द इक्विलिब्रियम, दिस इज द कंसेप्ट, राइट? फॉर द इक्विलिब्रियम, यहां पे लिख रहा हूं कंसेप्ट, राइट? कंसेप्ट क्या होगा कि फॉर द इक्विलिब्रियम, फॉर द इक्विलिब्रियम, राइट? ऐसे जो एक्सेप्शनल ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए मैं बात कर रहा हूं, हर जगह ऐसा नहीं होगा। ये आप तब फील कर पाएंगे जब अच्छे वैरायटी नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो, ठीक है? तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, क्लियर है? कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, मैं बात की अभी जस्ट क्या, एक्सेप्शनल क्वेश्चंस, ठीक? वैसे क्वेश्चंस में तो फॉर द इक्विलिब्रियम 3 फोर्सेस मस्ट बी
कंकरेंट, कंकरेंट यदि 3 फोर्सेस की बात हो रही है तो। क्लियर बात है जी? ओके, तो आइए तो जरा इसका जो वेट का लाइन ऑफ एक्शन है ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, पी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे कट किया, ये मिट किया, राइट। तो यहाँ एक और भी फोर्स बचा हुआ है, दैट इज द रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन भी कहां से पास होना चाहिए बताइए? तो इसी पॉइंट से पास होना चाहिए, मतलब इसको कैसा होना चाहिए बताइए? तो कंकरेंट होना चाहिए, कंकरेंट होना चाहिए, सभी को कैसा होना चाहिए? कंकरेंट होना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर? इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूं सो दैट फॉर मोर क्लियर। ठीक, ये देखिए, ये रहा आपके पास, है ना जी, रिजल्टेंट रिएक्शन का लाइन ऑफ एक्शन, ऐसा कंकरेंट होना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर? आ रही बात समझ में? इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, मस्ट बी कंकरेंट, मस्ट बी कंकरेंट। ठीक है, और मैं बताऊं आप ना, आप इस टाइप का क्वेश्चंस किए होंगे। ये ऐसा क्या था बताइए? ये देखो, एक ऐसा रोलर रहा होगा, ठीक, बड़ा केयरफुली, ये ऐसा रोलर रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा कर्व की बात होती है इस तरह से, लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है, और ऐसे सरफेस में ऐसा रखा हुआ रहता था। ऐसा क्वेश्चन आप किए होंगे, मेरे को उम्मीद है। कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, इस तरह के है ना, आप चैप्टर में प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको बिल्कुल ध्यान में होगा। हालांकि इस क्वेश्चन को मैं कराया नहीं हूँ, क्लियर है बात? ओके, तो ये कुछ इस तरह से होता है भैया, क्वेश्चंस में आप देखेंगे, और ऐसा गेट एग्जाम में भी क्वेश्चंस आया हुआ है, ऐसा गेट एग्जाम में भी क्वेश्चंस आया हुआ है। समझ रहे हैं बात को? इस तरह से कर्व होता था, क्लियर? तो यहाँ पे जो रिएक्शन आता है, राइट, अच्छा, और यहाँ पे फोर्स का भी ना 2 कंडीशन हुआ करता था, 2 कंडीशन होता है फोर्स का, क्लियर बात? जो फोर्स अप्लाई करके रखते हैं ना यहाँ पे 2 कंडीशन, ठीक है जी, ये इस तरह से, फिर से कर्व। आ रही बात समझ में? ये रहा आपके पास वेट mg। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, एक्सेप्शनल टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं भैया, एक्सेप्शनल टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो एक कंडीशन में क्या ऐसे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता है, दूसरा कंडीशन में क्या इस सेंटर से ऐसा फोर्स लगता है, ये P, ठीक। तो जब इसका आप इक्विलिब्रियम डायग्राम बनाने जाएंगे तो बताइए, यहां पर भी आप देखेंगे क्या, ये रहा आपके पास वेट mg, ठीक, क्लियर बात है क्या? ओके, और अरे बात समझ में? और ये क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा पता है आपके पास? ये P फोर्स की वैल्यू मिनिमम आप फाइंड आउट कीजिए। 2 कंडीशन है कि ये जस्ट स्टार्ट टू रोल अबाउट दिस पॉइंट, या फिर जस्ट स्टार्ट टू रोल ओवर द कर्व। ये कर्व होता है ऐसा, CURB, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो बताइए, जस्ट स्टार्ट टू रोल ओवर द कर्व बोलेंगे तो ये कॉन्टेक्ट को छोड़ेगा, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? 0। जैसे इधर मैं बात किया, इधर समझ रहे हैं क्या बात को? कंसेप्ट को समझना, राइट? मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, क्लियर बात है? तो यहाँ पे आएगा क्या? रिएक्शन, क्लियर है? यहाँ पे आएगा रिएक्शन, और दिस इज एक्चुअल रिएक्शन, दिस इज एक्चुअल रिएक्शन, क्लियर बात? ये R इस तरह से, ठीक। ये हो गया mg, ये क्या हो गया बताइए? तो mg, ठीक, अच्छे से देख लीजिएगा इसको, mg, ओके। और ये हो गया आपके पास फोर्स P। तो ये 3 फोर्सेस हुआ, तो इसको कंकरेंट होना चाहिए। स्टैटिक का प्रॉब्लम है, राइट, और ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करके आपको सॉल्व करना रहता है, तो कंकरेंट होना चाहिए, मतलब यहाँ से पास होगा कौन? ये R का लाइन ऑफ एक्शन, इस पॉइंट से इस तरह से, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होगा पता है आपके पास? इस कंडीशन में ये हो गया mg, ठीक। यहाँ भी जस्ट स्टार्ट टू रोल ओवर द कर्व की बात होगी, ये हो गया कर्व CURB, ठीक। अरे बात समझ में? ये हो गया वो अप्लाइड फोर्स, और यहाँ पे फिर से आएगा क्या? ये रिएक्शन एक्चुअली, ठीक है, ये वाला रिएक्शन। तो इसका भी लाइन ऑफ एक्शन कुछ इस तरह से आपको बात करनी होती है भैया कि ये कहाँ से पास होना चाहिए? ये सेंटर से ऐसा पास होना चाहिए, सेंटर, मतलब जहाँ पे ये तीनों फोर्सेज एक पॉइंट पे मीट करें, मतलब कैसा होना चाहिए? कंकरेंट होना चाहिए, कंकरेंट। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी हम ऐसा बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं क्या? क्लियर है? तो ये है ना, एक्सेप्शनल क्वेश्चंस होते हैं डियर, हमारी बात समझ में? बहुत अच्छे वैरायटी क्वेश्चंस बोला जाता है ऐसे क्वेश्चंस को, और गेट एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं,
क्लियर बात है जी। तो जब आप सॉल्व किए होंगे, इतना दिन में प्रैक्टिस किए होंगे, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। क्लियर बात है, आ रही बात समझ में? तो ये रहा आपके पास रिजल्टेंट रिएक्शन आर। ठीक, तो क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के लिए फॉर द सिंप्लीफिकेशन, है ना, एज पर दी क्वेश्चंस हम लोग बात करते हैं। ये जो रिएक्शन जो होता है भैया, है ना, ये एक्चुअल रिएक्शन होता है जो हमेशा इंक्लाइन होता है, जस्ट लाइक दिस रिजल्टेंट रिएक्शन जो बात करते हैं, यही वो एक्चुअल रिएक्शन है। ये समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? हालांकि ये फ्रिक्शन का प्रॉब्लम नहीं है ये, जैसे मैं बात कर रहा हूं, लेकिन जस्ट ये कॉन्सेप्ट को आप समझिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि फॉर द इक्विलिब्रियम यदि आप बात करते हो तो 3 फोर्सेस की बात हो रही है, तो उसको क्या होना चाहिए? कनकरेंट। दिस इज द कॉन्सेप्ट, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। क्लियर बात है? तो यहाँ पे इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हुआ था, तो रिजल्टेंट का लाइन ऑफ एक्शन, वेट का लाइन ऑफ एक्शन ऐसा होना चाहिए कि तीनों का ऐसा कनकरेंट हो, पी वेट और ये रिएक्शन। ठीक उसी तरह यहाँ सेंटर से अप्लाई कर रहे थे फोर्स, तो ये रहा आपके पास वेट। क्लियर है? तो यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा, अगेन इन तीनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन ऐसा होना चाहिए कि एक ऐसा होना चाहिए कंकरेंट होना चाहिए। दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द कंसेप्ट। क्लियर है बात? ओके ना, तो अब इस क्वेश्चन में तो बड़ा आसानी से आप समझ पाएंगे। क्लियर है? वो कंसेप्ट को मैं डिस्कस किया है ना, इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे इसलिए। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हम लोग डील कैसे करेंगे देखिएगा, बहुत इजीली अब सॉल्व हो जाएगा ये, बहुत इजीली। ठीक, तो यहाँ पे भैया लिमिटिंग कंडीशन की बात हो रही है ना, सेकेंड अप्रोच बात करो ना इस क्वेश्चन के लिए। तो ये हो गया आपके पास 10 फाई इक्वल्स टू म्यू, 10 फाई इक्वल्स टू म्यू। क्लियर बात ना? अब देखिए ओके कि मैं बात करता हूँ भैया यहाँ से ये वाला, यहाँ से ये और यहाँ से ये वाला साइड एक राइट एंगल ट्राइंगल को फॉर्म करेगा क्या? क्लियर बात है? ओके, तो ये वाला हाइट कितना है? ये आपको दिया कितना? d। ठीक, मैं यदि आपसे पूछूं कि ये वाला एंगल यही फाई एंगल होगा क्या, बताइए? तो दिस इज द है ना रिजल्टेंट रिएक्शन, और उसका लाइन ऑफ एक्शन यही वाला साइड होगा। कौन सा है? हाइपोटेन्यूस। ठीक, तो ये हो गया वर्टिकल, तो वर्टिकल में है ये नॉर्मल रिएक्शन, इसके साथ फाई एंगल बना रहा है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? फाई एंगल। बिल्कुल सही बात। तो राइट एंगल ट्राइंगल में बात करूंगा इसमें, है ना, ये होता है लिमिटिंग कंडीशन में। ठीक, तो ये हो गया भैया आपके पास परपेंडिकुलर, दैट इज दी b/2। बोल पाऊंगा ऐसा? बिल्कुल सही बात। एंड बेस, बेस क्या होगा बताइए? ये वाला बेस होगा ना, एंड दिस बेस इज नथिंग बट व्हाट? दिस d। क्लियर बात? तो डिवाइडेड बाई दिस d, डिवाइडेड बाई दिस d। ऐसे ही बोलूंगा क्या बताइए? इसको ऐसा करता हूं, ये समझ रहे हैं? दिस इज द म्यू। क्लियर है क्या पॉइंट जी? अब आपको फाइंड क्या करना है पता है? आपको फाइंड आउट करना है भैया क्या? d की वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है बताइए? तो इसी d की वैल्यू तो फाइंड आउट करना है ना। क्लियर? तो आगे आइए, तो ये जो d है ये यहाँ कहीं पे आ जाएगा क्या यार बताइए? तो b/2 d, इस तरह से समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर? इक्वल्स टू म्यू, राइट? तो d इक्वल्स टू हाउ मच? तो b/2 म्यू। यस, यही आंसर तो आया था, यही आंसर तो आया था। आइए तो फर्स्ट अप्रोच में d इक्वल्स टू b/2 म्यू। यस, d इक्वल्स टू b/2 म्यू, ये रहा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चंस है ना डियर, जो मॉड्यूल 3 में मेरे को है ना, मैं इस क्वेश्चन को कराने वाला था, वो इसलिए नहीं कराया था ताकि मैं आपको ना फील करा सकूं जब फ्रिक्शन में जब डिस्कस करूंगा, ये इसीलिए नहीं कराया था। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल कुछ क्वेश्चंस होते हैं भैया जिसमें आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना चाहिए, राइट? स्टैटिक के प्रॉब्लम। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग क्या बात करते पता है? जब मैं बात करूंगा डायनेमिक में प्लेन मोशन, आ रही बात समझ में? प्लेन मोशन में भी ऐसा कुछ केसेस बनते हैं, तो वहां पे मैं डिस्कस करूंगा, राइट? जिसमें फ्रिक्शन के कुछ कंसेप्ट को भी मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि फ्रिक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो स्टैटिक और डायनेमिक दोनों का पार्ट होता है। क्लियर बात है? तो आप हड़बड़ाइएगा मत, मैं पूरे कंसेप्ट की डिस्कस करता हूं, आपको पता है। क्लियर है? आप हर एक लेक्चर के साथ सीक्वेंस में बने रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, हर एक कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। ओके, हो गया क्या पूरा? उधर से ले आए? ठीक है, तो चलिए डियर, है ना, इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। एक्सेप्शनल क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ठीक है, ओके, तो चलिए फिर मैं लेक्चर को यहीं पास एंड करता हूं। जरूर फीडबैक दीजिएगा। क्लियर? थैंक यू सो मच।